यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ छुपे होते हैं राज, जुनून और खतरनाक रिश्ते। जहाँ प्यार हदें पार कर जाता है और भरोसा एक पल में टूट जाता है। ये दुनिया है पावर, पैशन और धोखे की, जहाँ हर चेहरा मासूम नहीं और हर रिश्ता सच्चा नहीं। अगर आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो दिल भी जलाएं और दिमाग भी हिला दें, तो स्वागत है आपका सीएम नॉवल में, जहां हर एपिसोड में मिलेगा थोड़ा इश्क, थोड़ा जुनून और बहुत सारा ट्विस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। विलक्षण योद्धा क्षेत्र के तीसरे रंगगृह में चारों ओर सन्नाटा था। देव ने अपने हाथ सीने पर बांध रखे थे और शांत चेहरे के साथ समर की आक्रामकता को झेल रहा था। हड्डी तलवार समर का नाम यूं ही नहीं पड़ा था। उसके शरीर की तलवार सी दिखने वाली हड्डियां जो भीतर से बाहर निकल और समेटी जा सकती थीं, पूरी तरह से उसकी मर्जी से चलती थीं, जैसे किसी माहिर के हाथ में तलवार। वह देव के चारों ओर बिजली की गति से चक्कर काट रहा था। उसके एलॉय तलवार के साथ वह अपनी अनोखी तलवार विद्या का प्रदर्शन कर रहा था। हड्डियों की धारदार तलवारें तूफानी बौछार की तरह देव की ओर झपट रही थीं। हर बार उसी जगह पड़ता जहां पहले वार हुआ था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। प्रत्येक प्रहार एक भूचाल जैसा प्रतीत हो रहा था। जहां देव खड़ा था वहां की जमीन पर बार बार विस्फोट हो रहे थे। धीरे धीरे पूरा रंगगृह ध्वस्त हो गया और चारों ओर राख और धूल भर गई। लोगों के चेहरे सख्त हो गए। देव बहुत घमंडी बन गया है, एक दर्शक ने कहा। चाहे जितना भी प्रतिभाशाली हो, ऐसे वारों में उसका बच पाना असंभव है। लाखों लोगों की नज़र उस धूल से भरे रंगगृह पर जमी हुई थी। धीरे धीरे धूल छंटी और देव की आकृति सामने आई, लेकिन जो देखा गया वह चौंकाने वाला था। देव बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। उसने नीचे देखा, उसके हाथों और पैरों की सिल्वर मशीनरी आर्मर लगभग टूट चुकी थी, लेकिन वे आर्मर खुद ही मरम्मत हो रहे थे। दरारें गायब हो रही थीं। समर, तुम्हारी ताकत सचमुच शानदार है, देव ने शांत स्वर में कहा। तुम पिछले 49 राउंड के राक्षसी योद्धाओं से कहीं आगे हो। बस थोड़े से रह गए थे तुम मेरी अत्यंत टाइटेनियम स्वर्ण काया की रक्षा को तोड़ने में। लेकिन अफसोस, शायद मेरी यह स्वर्ण काया खुद नहीं टूटना चाहती, इसलिए उसने खुद को ठीक कर लिया। उसके सामने खड़ा समर, जिसकी आंखों पर बिखरे बाल अब हट चुके थे, लाल लाल आंखों से देव को घूर रहा था। उसने देखा कि देव के आर्मर फिर से सही हो चुके हैं। ये काया क्या सच में इतनी अभेद्य है? ज़रूरत से ज़्यादा अनुभवी योद्धा जरीना ने हैरानी से कहा। शायद यही कारण है कि यह सिर्फ एस ग्रेड की तकनीक होते हुए भी दुनिया को हिला चुकी है, पूर्व दिशा की योद्धा मीनाक्षी बोली। लॉरेन, मैं लौटते ही यह विद्या सीखूंगी, कोमल ने जोर देकर कहा। रंगगृह की दुकानों में इसका केवल पहला स्तर है, लेकिन देव ने इसका दूसरा स्तर भी पा लिया है। अगर उसने आगे के स्तर की विद्या भी अपने पास रखी है तो मुझे हर हाल में चाहिए। ये सुनकर लॉरेन भी सोच में पड़ गया। पूर्व भारत खतरनाक है, लेकिन हमारी मदीची फैमिली भी कोई कमज़ोर नहीं। अगर हमने सही योजना बनाई तो हम देव पर हमला कर सकते हैं और उसकी विद्या चुपचाप हासिल कर सकते हैं। रंगगृह के बीच खड़ा देव समर को देख रहा था। अचानक वह हिला। धड़ाम। उसके पैरों के नीचे जमीन में जैसे धमाका हुआ। धूल उड़ती चली गई। उसका शरीर गोला बनकर आसमान की ओर उड़ा, इतनी तेज गति से कि पीछे उसकी परछाइयां ही रह गईं। कुछ ही पलों में वह समर के सिर के ऊपर था। उसके हाथ में नागदंत युद्ध खड्ग था उठा हुआ। स्विशिश। खड्ग नीचे गिरा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पर्वत श्रृंखला को चीरता हुआ आ रहा हो। पूरे रंगगृह में दर्शकों को अपनी त्वचा पर एक चुभन सी महसूस हुई, मानो वह तलवार उन्हें भी छू गई हो। समर, जो अब तक एक शब्द नहीं बोला था, चीख उठा। उसने ऊपर छलांग मारी। उसकी हड्डी तलवारें फिर से फैल गईं, लेकिन देव का वार रोका नहीं जा सका। समर की सारी हड्डी तलवारें, यहाँ तक कि उसके हाथ में मौजूद लाल अलॉय तलवार भी दो टुकड़े हो गई। फिर देव की तलवार समर के शरीर से गुजरी। समर दो साफ हिस्सों में बढ़ गया। दोनों हिस्से अलग अलग दिशा में जा गिरे। खून की बारिश होने लगी। देव जमीन पर उतरा, खून की बारिश में भीगा हुआ। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इस रंगगृह में हम दोनों में से एक ही जिंदा रह सकता था, इसलिए मुझे तुम्हें विदा करनी पड़ी। भाई समर, यात्रा मंगलमय हो। देव ने समर की ओर देखा और शांत स्वर में कहा। देव 50 जीत। रंगगृह के ऊपर लगी स्क्रीन पर गूंजता हुआ ऐलान हुआ। धड़ाम। पूरे रंगगृह में ज्वालामुखी सी गूंज उठी। चरम श्रेणी बेस्टियल युद्ध अखाड़े में भीड़ गूंज रही थी। हजारों दर्शक हैरानी से देव की ओर देख रहे थे। उसने कर दिखाया। उसने सच में कर दिखाया। चरम श्रेणी बेस्टियल युद्ध अखाड़े में लगातार 50 जीतने वाला सबसे कम उम्र का योद्धा अब देव है। आज हमने इतिहास बनते देखा। दर्शकों में अधिकतर विश्वभर के शक्तिशाली संगठन से जुड़े हुए थे।
कईयों ने देव की पृष्ठभूमि की जांच कर अपने संगठन को उसकी जानकारी भेज दी थी और सिफारिश की थी कि उसे अपने दल में शामिल किया जाए। उसने सच में 50 लगातार जीत हासिल कर ली। जेने जेने चौंक कर बोली, और उसके चेहरे की शांति देखकर लगता है कि उसने अभी अपनी पूरी ताकत लगाई भी नहीं। डोनफांग मीनाक्षी मुस्कराई, जेने जेने, आज तुम्हारे युद्ध अखाड़े को भारी नुकसान हुआ है। देव ने पहले 10 और फिर 50 लगातार लड़ाइयां जीतीं। इसका मतलब है तुम्हारे अखाड़े को उसे 3.1 अरब रुपये देने होंगे। जेने जेने मुस्कराकर बोली, हम व्यवसाय करते हैं, जोखिम उठाते हैं तो नुकसान भी सहते हैं। 3.1 अरब तो बस 2 दिन की कमाई है। और देव जैसे युवा की 50 जीत ने हमारे अखाड़े को 3.1 अरब से कहीं ज्यादा प्रचार और प्रतिष्ठा दिलाई है। वाह, मतलब तुम लोग हर हाल में फायदे में ही रहते हो, मीनाक्षी ने धीमे स्वर में कहा। जेने जेने ने उसे चुटकी ली, दीदी तुम भी तो हमारे अखाड़े से 3.1 अरब जीत चुकी हो। पास खड़ी लियू कियान, यांगशिन और चियान स्तब्ध थीं। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, श्री देव क्या आप जारी रखना चाहेंगे? आज के लिए बस इतना ही, देव ने कहा। उसे पहले ये 3.1 अरब प्राप्त करने थे। इससे वह और अधिक जीन पोषक घोल और दुर्लभ संसाधन खरीद सकता था जिससे उसके गुणांक बढ़ सकें। वह तेजी से अखाड़े से बाहर निकला और पलक झपकते ही मीनाक्षी और अन्य के पास पहुंच गया। देव तुम वाकई अद्भुत हो, मीनाक्षी बोली, तुम्हारा नाम अब जल्द ही पूरे गुड़गांव बेस सिटी में गूंजेगा। जेने जेने मुस्कराकर बोली, न केवल गुड़गांव में, जल्द ही तुम्हारी प्रसिद्धि विश्वभर के बेस शहरों तक फैल जाएगी। प्रसिद्धि जरूरी नहीं, देव ने मीनाक्षी की ओर देखा, इनाम की बात करो। जेने जेने ने आंखें मटकाईं, चिंता मत करो, हमारा अखाड़ा इतनी बड़ी रकम के लिए अपनी साख नहीं गंवाएगा। उसी समय देव की कम्युनिकेशन घड़ी बज उठी। उसने देखा मार्शल अकाउंट में 3.1 अरब ट्रांसफर हो चुके थे। देव संतुष्टि से मुस्कुराया, अब मैं जीवन अमृत खरीद सकता हूं और पिताजी की टांग का इलाज करा सकता हूं। और बाकी बची 2.1 अरब से अपनी ताकत और बढ़ा सकता हूं। फिर अगली बार जब लौटूंगा तो 50 जीत और हासिल कर 10 अरब कमा सकता हूं। उसी क्षण 2 विदेशी युवक वहां आए। उनके पीछे 6 बॉडीगार्ड थे। वे थे कोमोरा अर्नेस्ट और लोरेन मेडिची। उन्होंने सीधा जेने जेने और मीनाक्षी को संबोधित किया। नमस्ते सुश्री जेने जेने और सुश्री मीनाक्षी, मैं कोमोरा अर्नेस्ट और मैं लोरेन मेडिची। दोनों के परिचय पर जेने जेने चौंकी। कोमोरा, क्या आप अर्नेस्ट परिवार से हैं, जिन्हें पश्चिम में 5 राजा स्तर का परिवार कहा जाता है? और आप मेडिची परिवार से, जो वैश्विक आर्थिक गठबंधन का हिस्सा है? दोनों ने सिर हिलाकर पुष्टि की। मीनाक्षी आश्चर्य में पड़ गई। अर्नेस्ट परिवार ने 5 राजा स्तर के योद्धा उत्पन्न किए थे, वहीं मेडिची परिवार दुनिया की सबसे धनी संस्था जीबीए एलायंस के शीर्ष 30 निगमों में से एक था। जेने जेने शांत रहीं। वह जानती थी कि उनका अखाड़ा भी किसी से कम नहीं। आप हमसे क्या चाह रहे हैं? जेने जेने ने पूछा। देव से एक सौदा करना है, कोमोरा बोला। फिर देव की ओर देखते हुए उसने कहा, मार्शल मॉल में एक्सट्रीम टाइटेनियम गोल्डन बॉडी की पहली विधि की कीमत 1 लाख है। मैं आपको 20 करोड़ दूंगा, बस उसके बाद की पूरी विधि मुझे सिखा दो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये हिस्सा मॉल में बिकता नहीं, इसलिए संघ इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। देव ने उसकी आंखों में देखा, वहां लालच था, आदर नहीं। तुम 20 करोड़ में मेरी विशेष तकनीक खरीदना चाहते हो? देव हंसा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या मैं अब भी वो हूं जो पैसे के लिए झुकेगा? मैं नहीं बेचता। कोमोरा का चेहरा सख्त हो गया। लोरेन भी आगे बढ़ा, आपने इसे 1 लाख में खरीदा, अब हम 20 करोड़ दे रहे हैं। ज्यादा लोभ ठीक नहीं। देव ने नजरें गड़ा दी, मैंने मना किया। दोनों पश्चिमी युवक क्रोधित हो उठे। तभी जेने जेने ने आगे बढ़ते हुए कहा, क्या तुम लोग हमारे विशिष्ट अतिथि को धमका रहे हो? कोमोरा और लोरेन सकपका गए। गलतफहमी हुई है, हम अभी चले जाते हैं, कहकर वे अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से रवाना हो गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने देव की ओर एक गहरी नजर डाली। डोनफांग मीनाक्षी ने जैसे ही कोमल ईश्वरन और लोकेश मेहरोत्रा को जाते देखा, उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं खींच गईं। उसने देव से कहा, देव, कोमल ईश्वरन और लोकेश मेहरोत्रा आसानी से हार नहीं मानेंगे, सतर्क रहना। उसने देव को ईश्वरन और मेहरोत्रा परिवारों की पृष्ठभूमि के बारे में भी बताया। तो ये दोनों जीबीए संघ के 5 राजवंशों में से हैं। मैं संभल कर रहूंगा, देव ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह खुद से झगड़ा नहीं चाहता था, लेकिन डरता भी नहीं था। अगर कोमल या लोकेश ने हद पार की तो वह भी चुप नहीं रहेगा। अब तक देव ने इन दोनों को भुला दिया था। उसके पास अब कुल 3.1 बिलियन जमा हो चुके थे। उसका एकमात्र उद्देश्य था उन्नत जेनेटिक न्यूट्रिएंट्स खरीदना और अपनी ताकत को और बढ़ाना। उसने मीनाक्षी को बताया कि वह कुछ आराम करना चाहता है। मीनाक्षी ने समझा कि लगातार 50 लड़ाइयों के बाद वह थक चुका है। कोई बात नहीं,
मैं तुम्हारे लिए हमारे होटल में वीआईपी कमरा बुक करवा देती हूँ, कहते हुए मीनाक्षी ने तुरंत कॉल किया। ठीक है, कमरा तैयार है, चलो मैं तुम्हें वहां छोड़ देती हूँ। वह देव और उसके साथियों को लेकर एक्सट्रीम ग्रेड बीस्ट युद्ध अखाड़े से बाहर निकली। रुको देव, संपर्क में रहने का कोई तरीका तो होना चाहिए। यामिनी जैन ने आकर देव से संपर्क जानकारी साझा की। उसने मुस्कराते हुए कहा, तुम दीदी मीनाक्षी के मित्र हो और मैं भी, तो अब हम भी दोस्त हुए। अगर कभी गुजरात बेस सिटी में कोई मदद चाहिए हो तो मुझे याद करना। देव ने मुस्कराकर सिर हिलाया। एक दोस्त, एक संभावना। यामिनी जैसी ताकतवर मित्र भविष्य में सहायक हो सकती थी। लिव्या, काशीन और कीर्ति यामिनी को देखकर ईर्ष्या कर उठीं। यामिनी गुजरात की युवा पीढ़ी में सबसे प्रभावशाली थी और उनसे दोस्ती करना सभी का सपना था। मीनाक्षी का जादुई फ्लाइंग कार उन सबको लेकर उड़ चली। यामिनी अखाड़े के बाहर खड़ी उड़ते हुए वाहन को देख रही थी। काफी समय बाद कोई इतना रोचक व्यक्ति मिला है। मुझे यकीन है बाबा को इसमें दिलचस्पी जरूर होगी। थोड़ी देर में मीनाक्षी देव को लेकर एक अत्यंत भव्य होटल पहुंची। ये हमारा पारिवारिक व्यवसाय है, वाशिंगटन होटल। यहाँ 55 मंजिलें हैं, छत पर स्काई गार्डन और अनंत स्विमिंग पूल। पूल से पूरे गुजरात बेस सिटी को देखा जा सकता है। इसके अलावा होटल में म्यूजियम, रेस्टोरेंट, थिएटर और दुकानें भी हैं। अगर चाहो तो अनुभव कर सकते हो। लिव्या हैरान रह गई। अरे सर, मुझे नहीं पता था कि ये होटल आपका पारिवारिक है। यहाँ तो एक सामान्य कमरा भी 30,000 रुपये प्रति रात है और वीआईपी कमरा 3 लाख रुपये। मीनाक्षी मुस्कराए, हर रुपये की कीमत है। देव मन ही मन सोचने लगा, ये होटल भी किसी खजाने से कम नहीं था। मैडम, ये वीआईपी रूम 9,999 की चाबी है। एक स्टाफ ने मीनाक्षी को चाबी दी। मीनाक्षी ने वो चाबी देव को सौंपी। आराम करो देव, अब हम चलते हैं। देव चाबी लेकर एलिवेटर से 54वीं मंजिल पर गया। जैसे ही वह वीआईपी कमरे में पहुंचा, अंदर का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। लेकिन वह इन चीज़ों में नहीं उलझा। उसने सीधे अपने बिस्तर पर ध्यानमग्न मुद्रा में बैठते हुए मार्शल आर्टिस्ट मॉल खोला और तुरंत 60 उन्नत जेनेटिक न्यूट्रिएंट्स ऑर्डर किए। तुरंत 600 मिलियन खर्च हो गए। रातों रात अमीर बनना ही असली ताकत है। धीरे धीरे कमाई से तो ये सब असंभव था, वह बुदबुदाया। 15 मिनट में न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी हो गई। देव ने तुरंत इंजेक्शन लेना शुरू किया। 1, 2, 3। हर शरीर की एक सीमा होती है। पहले वह एक दिन में 10 इंजेक्शन झेल सकता था। अब उसकी क्षमता बढ़ चुकी थी 30 इंजेक्शन तक। 30 इंजेक्शन ने उसे कुल 1417.5 गुना अंक प्रदान किए। अब एक्सट्रीम टाइटेनियम गोल्डन बॉडी को अपग्रेड करो। अखाड़े के अनुभवों ने देव को इस तकनीक की असली ताकत का एहसास दिलाया था। उसने जैसे ही आदेश दिया, पूरा स्टैट्स बोर्ड कांप उठा। उसके शरीर में टाइटेनियम तत्वों की बाढ़ सी आ गई। हर कोशिका, नस, हड्डी, अंग सब धातु में बदलने लगे। सिल्वर रंग के कवच, जो मशीन के पुर्जों जैसे लगते थे, अब उसके पूरे शरीर को ढक चुके थे, सिर से पांव तक। लेकिन बदलाव यही नहीं रुके। उन सिल्वर कवचों के बीच रहस्यमयी सर्किट जैसी रेखाएं चमकने लगीं। अब ये कवच उसकी त्वचा का हिस्सा बन चुके थे। देव का शरीर धातु का प्रतीत होने लगा। उसकी ऊंचाई भी 185 से बढ़कर 200 सेंटीमीटर हो गई। उसके शरीर से नीली बिजली की चमक उठ रही थी, जैसे हजारों सर्किट उसमें दौड़ रहे हों। वह बिस्तर जिस पर वह बैठा था, बिना आवाज के धूल में बदल गया। अब उसके भीतर केवल एक भावना थी, चाहे तो इस 55 मंजिला होटल को एक मुक्के में रौंद सकता है। ये ताकत अविश्वसनीय है। यही है 5वां स्तर, मानव परम शरीर। उसने अपने स्टैट बोर्ड को देखा। टाइटेनियम गोल्डन बॉडी एस रैंक स्तर 5, मानव परम शरीर अप्राप्त योग्य। इससे पहले तीसरा स्तर था षटकोणीय कवच संरचना और चौथा था मूल रूप में वापसी। लेकिन अब वह सीधे 5वें स्तर मानव परम शरीर में प्रवेश कर चुका था। अब उसकी हर कोशिका धातु जैसी थी। बाहरी और आंतरिक रक्षा अकल्पनीय रूप से मजबूत हो चुकी थी। अब अगर वह फिर से हड्डी तलवार वाले जाहिर गुप्ता से भिड़े तो तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक थप्पड़ ही काफी होगा। वॉशिंगटन होटल, एक्सट्रीम टाइटेनियम गोल्डन बॉडी की 5वीं अवस्था, जिसे अब मानव परम शरीर कहा जाता है, तक पहुंचने के बाद देव को अब अपनी शक्ति स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। उसे बिना किसी परीक्षण के भी यह समझ में आ गया था कि अब आमतौर पर असाधारण स्तर के योद्धा भी यदि वह चुपचाप खड़ा रहे तो उसे मार नहीं सकते। उसका शरीर अंदरूनी अंगों से लेकर आंखों तक टाइटेनियम तत्व से पूर्ण रूप से जुड़ चुका था। वह जब चाहे तब खुद को टाइटेनियम मिश्र धातु में बदल सकता था। इस स्तर की रक्षा को भेदना बेहद कठिन था, और यदि कोई इसे भेद भी देता तो उसे गंभीर रूप से घायल करना लगभग असंभव था। ये तकनीक केवल रक्षा ही नहीं, आक्रमण क्षमता भी बढ़ाती थी। उसके हमलों में अब एक बेरहम, तेज धार थी। वर्तमान में देव को किसी मानव हथियार से कम नहीं कहा जा सकता था।
इस शरीर में 5वें स्तर की शक्ति काफी ज्यादा है, लेकिन मेरी वर्तमान स्थिति इसे पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पा रही, देव ने खुद से कहा। उसके शरीर में बदलाव की और भी संभावनाएं थीं, लेकिन उसका स्तर इतना नहीं था कि आगे का परिवर्तन सह सके। देव ने तय किया कि एक्सट्रीम टाइटेनियम गोल्डन बॉडी को और बेहतर बनाने से पहले उसे कंट्रोल रेल्म योद्धा बनना पड़ेगा। उसने अपनी एट्रीब्यूट बोर्ड पर नजर डाली। नाम: देव, शुरुआती असाधारण योद्धा, जीवन ऊर्जा 660, शक्ति अंक 373, बेसिक ब्रेथिंग तकनीक एस रैंक स्तर 42, अबिस रूप, विश्व विनाश तलवार चाल एस रैंक स्तर 1, मानव परम शरीर एस रैंक स्तर 5, फैंटम चाल बी से एस रैंक स्तर 3 7, बाद में अपग्रेड किया। ध्यान तकनीक ए रैंक प्रारंभिक, जीवन ऊर्जा में 60 की वृद्धि। देव फैंटम चाल को बढ़ाने का निर्णय लेता है, क्योंकि बाकी तकनीकों को बढ़ाने से फिलहाल लाभ सीमित होगा। अपग्रेड के बाद फैंटम चाल 7वें स्तर पर पहुंची और एस रैंक में बदल गई। उसके दिमाग में वर्षों की साधना जैसे खुद ब खुद भर गई। उसने एक कदम रखा और कमरे में 7 वास्तविक छायाएं बन गईं। उसकी गति 7 गुना तेज हो गई थी। अब खाने का समय है, देव ने बैग तिजोरी में रखा और होटल स्टाफ से दूसरा बिस्तर मंगवाया। फिर वह खाने के लिए चला गया। खाने के बाद वह ऊपर रूफ गार्डन गया, जहां एक इन्फिनिटी पूल और कई अमीर लोग मौज कर रहे थे। नारियल के पेड़, बीच चेयर, तारे भरा आकाश और जगमगाता शहर, ये सब एक स्वप्न जैसा दृश्य बना रहा था। जीवन का असली सुख यही है, बस थोड़ा महंगा है। देव मुस्कुराया और इन्फिनिटी पूल में कूद गया। वह तैरते हुए किनारे तक पहुंचा और शहर की रोशनी को निहारने लगा। तभी एक अत्यंत सुंदर, गोरी, रहस्यमयी स्त्री उसके पास तैरती हुई आई। उसके होंठ काले, नाखून काले और रूप मोहक था। उसने अपना हाथ देव के कंधे पर रख दिया। देव, उसकी सांसों में खुशबू थी। तुम कौन हो? देव चौंका और सतर्क हो गया। उसे समझ में आया कि शायद उस औरत को उसके अलावा कोई और नहीं देख पा रहा था। यदि यह सामान्य स्थिति होती तो देव उस स्त्री से बात करने में हिचकिचाता नहीं, लेकिन ये बहुत ही असामान्य स्थिति थी। उसमें खतरे की एक तीव्र चेतावनी थी। उसने आत्मरक्षा की योजना बना ली थी। रहस्यमयी स्त्री ने धीरे से कहा, आज दोपहर अशोक तलवार को मार दिया था तुमने ना? वह मेरा खिलौना था, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। उसकी काली आंखें देव की आंखों में झांक रही थीं, उसका बदन देव के शरीर से सटा था। देव के दिमाग में अशोक तलवार की बातें घूमने लगी, कैसे वह पागल हो गया था और अपने ही परिवार को मार डाला था। वह शैडो अलायंस के संपर्क में था। तो क्या ये औरत उसी संगठन से थी? रहस्यमयी स्त्री ने उसकी गर्दन के चारों ओर हाथ डालते हुए कहा, जब किसी का खिलौना तोड़ा जाता है तो उसकी भरपाई करनी पड़ती है ना? देव ने शरीर की शक्ति को एकत्र करना शुरू किया। वह पानी फोड़कर भाग निकलने की सोच रहा था, लेकिन तभी वह औरत आगे बढ़ी और उसे चूम लिया। देव स्तब्ध रह गया। मेरा नाम याद रखो, देव, वह मुस्कराई, मेरा नाम है युआन बिंगमेई। कहते हैं, एक चुंबन से रिश्ता तय हो जाता है, अब तुम मेरे हो। तुम शैडो अलायंस के रास्ते में बार बार आ रहे हो और तुम्हारा प्रदर्शन जानवर युद्ध अखाड़े में शानदार रहा है। अब संगठन ने तुम पर नजर डाल ली है। मेरे आदमी, मरो मत। वह कान में फुसफुसाए और अगले ही क्षण गायब हो गई। देव चारों ओर देखता रहा, लेकिन उसे वह कहीं नहीं दिखी। आसपास के लोग सामान्य व्यवहार कर रहे थे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। क्या ये सब एक भ्रम था? वह बुदबुदाया। उसके होंठों पर अब भी एक मीठा फल जैसी खुशबू थी। नहीं, ये सपना नहीं था। वॉशिंगटन होटल, इन्फिनिटी पूल के किनारे, देव चुपचाप पानी में टेक लगाकर खड़ा था। होंठों पर अभी भी उस रहस्यमयी महिला युआन बिंगमेई की लिपस्टिक की मीठी छाप बाकी थी। लेकिन इस अचानक हुई मुलाकात ने उसे रोमांचित नहीं किया, बल्कि उसने दुनिया की खतरनाक सच्चाई और अपनी सीमित शक्ति को महसूस किया। अगर उस महिला ने मुझे मारने की सोची होती तो क्या मैं अब तक मर चुका होता? ये सोचते ही देव के भीतर और अधिक शक्तिशाली बनने की आग फिर से भड़क उठी। उसने लगातार 50 लड़ाइयां जीत ली थीं। उसका एक्सट्रीम टाइटेनियम गोल्डन बॉडी अब 5वें स्तर ह्यूमन एक्सट्रीम बॉडी तक पहुंच चुका था। ये सब उसे काफी मजबूत लग रहा था। यहाँ तक कि डोंगफांग मिंगजू, जो जल्दी ही कंट्रोल रियल्म में प्रवेश करने वाला था, उसके सामने उसे डर नहीं लगता था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ, वह अभी भी बहुत कमज़ोर है। दुनिया बहुत बड़ी है और ताकतवर लोग अनगिनत। अगर वह हाल ही में एडवांस जेनेटिक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन न ले चुका होता और 24 घंटे का गैप ज़रूरी न होता, तो वह बाकी बचे 30 सॉल्यूशन भी अभी इंजेक्ट कर देता। युआन बिंगमेई, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। देव ने होंठ पोंछे, लिपस्टिक की आखिरी निशानी मिटाई और बुदबुदाया। आज उसका पहला चुंबन चला गया था, कम से कम पुनर्जन्म के बाद का। पहली बार हर पुरुष के लिए अहम होती है। संक्षेप में, उसका फायदा उठाया गया था। बड़ा घाटा हुआ। पर क्या किसी को देव से यूं फायदा उठाना आसान है? उसके जहन में युआन बिंगमेई की छवि अब गहराई से बैठ चुकी थी।
वो एक स्पिरिचुअल मास्टर है, बहुत ही खतरनाक और मायावी, भ्रम उत्पन्न करने में माहिर। वह शायद सबकी चेतना और संवेदना को विकृत कर यहाँ आई थी। शायद इसीलिए कोई और उसे देख भी नहीं पाया। देव ने उस अनुभव को याद करते हुए ठंडी सांस ली। भ्रम उत्पन्न करने वाले ऐसे लोग अगर हत्यारे बन जाएं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वे भीड़ के बीच में टारगेट तक पहुंच सकते हैं और उसे मार सकते हैं बिना किसी गवाह के। मुझे तुरंत ट्रेजा पगोडा मेडिटेशन टेक्निक सीखनी होगी। युवान बिंगमेई ने उसे चेतावनी दी थी कि शैडो एलायंस की निगाहें उस पर हैं। देव जानता था कि शैडो एलायंस कितना खतरनाक है। मुझे और मजबूत बनना होगा, बस तभी मुझे सच्ची सुरक्षा मिलेगी। बीप बीप बीप, उसकी कम्युनिकेशन वॉच वाइब्रेट करने लगी। देव ने देखा शिमिंग कॉल कर रहा था। वॉच पर टैप करते ही शिमिंग की 3D इमेज उभरी। भाई, क्या तुम्हें लीकिंगशी का बर्थडे इनविटेशन मिला? देव ने हंसते हुए कहा, पहले देख तो ले मैं कहाँ हूँ। तभी शिमिंग ने देखा देव इन्फिनिटी पूल में बैठा है, आसपास सुंदर बगीचा और शहर का जगमगाता नज़ारा। अबे, ये स्काई गार्डन है ना? तुझे तो सही में मज़ा करना आता है। ये जगह है कहाँ? देव मुस्कुराया, मैं सुबह ही गुड़गांव बेस सिटी पहुंचा हूँ। वॉशिंगटन होटल में हूँ। उसने होटल का पता और रूम नंबर भेज दिया। भाई, ये तो गलत बात है। अकेले मज़े मार रहा है। लिंग जान और मुझे तो बुलाया ही नहीं। अब हम कल सुबह ही पहुंचते हैं। शिमिंग ने फौरन कॉल काट दी, शायद अब लिंग जान को फ़ोन कर रहा था। देव थोड़ी देर और पूल में रहा, फिर चेंजिंग रूम जाकर कपड़े बदले और VIP रूम 9999 में लौट आया। कमरा अब भव्य बिस्तर और आरामदायक वातावरण से सजा हुआ था। देव ने आदतन ड्रैगन टूथ बैटल सेबर उठाए और वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन सेबर टेक्निक का अभ्यास शुरू किया। ठक ठक ठक, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। देव चौंका, उसने किसी वेटर को नहीं बुलाया था। दरवाज़ा खोला तो सामने एक गोरा आदमी खड़ा था, सूट बूट में, बालों में जेल लगा हुआ। देव, कृपया मेरे साथ चलिए। उसकी आंखों से अजीब सी सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। देव को अचानक लगने लगा जैसे यह व्यक्ति उसका कोई अपना हो। वह उसके कहे अनुसार चलने लगा। उस व्यक्ति ने मुस्कराते हुए दरवाज़ा बंद किया और बोला, हाँ, बस ऐसे ही मेरे पीछे पीछे चलो। देव की चेतना धीरे धीरे मंद पड़ने लगी, लेकिन तभी उसके भीतर वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन सेबर टेक्निक की विनाशकारी सेबर इंटेंट जाग उठी। उसका मन जैसे समुद्र की लहरों से फट पड़ा हो। भ्रमित करने वाली शक्ति छिन्न भिन्न हो गई। देव को एकदम होश आ गया। कमबख्त, इसने मुझ पर स्पिरिचुअल इल्यूशन का प्रयोग किया। पर वह चुप रहा और बेवकूफ़ बना रहा। वह देखना चाहता था कि इसे भेजा किसने। शायद कोमोरा अर्नस्ट और लोरेन मेडिसी। देव लगभग पक्का हो चुका था। वह व्यक्ति देव को होटल से एक उड़न कार में बैठाकर शहर के एक कोने में स्थित एक भव्य हवेली में ले गया। जैसे ही वह अंदर गया, वहां कोमोरा, लोरेन और 10 पश्चिमी योद्धा मौजूद थे। कोमोरा साहब, लोरेन साहब, मैंने काम कर दिया, वह आदमी बोला। शाबाश एड्रियन, लोरेन मुस्कुराया। कंट्रोल रियल्म से नीचे का सुपर बॉडी मार्शल आर्टिस्ट एक स्पिरिचुअल मास्टर के सामने क्या ही करेगा। कोमोरा हंसते हुए बोला, इससे एक्सट्रीम टाइटेनियम गोल्डन बॉडी की आगे की तकनीक निकलवा लो और 3.1 बिलियन एलायंस डॉलर जो इसे अभी मिले हैं वो इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लो, फिर इसे मूर्ख बना दो। एड्रियन, शुरू करो। एड्रियन ने सिर झुकाया, चिंता मत कीजिए, सब संभाल लूंगा। धड़ाम, अचानक देव का हाथ उठा और एड्रियन का सिर सीने में धंस गया। रक्त उसकी गर्दन से बह निकला। एड्रियन वहीं ढेर हो गया। कोमोरा और लोरेन सन रह गए। देव ने हाथ झटकते हुए कहा, मैं तो बस शांति से अपना काम करना चाहता हूं, पर तुम लोगों ने मजबूर कर दिया। उसने अपने हाथों का खून एड्रियन के सूट से पोंछ डाला। कमरे में मौजूद सभी योद्धाओं के चेहरे बदल गए। देव की उपस्थिति अब किसी राक्षसी शक्ति की तरह लग रही थी। क्या तुम किसी भ्रम में नहीं थे? कोमल अरोड़ा ने गुस्से में देव की ओर देखा। तुमने हमें धोखा दिया। लॉरेन मेहता को अब पूरा यकीन हो चला था कि वे मूर्ख बनाए जा चुके हैं। क्या लगता है, मेरा अभिनय ऑस्कर के लायक था या नहीं? देव ने अपने खून से सने हाथ एक अधेड़ उम्र के विदेशी व्यक्ति की सूट पर पोंछे, फिर सीधे खड़े हो गए और कोमल अरोड़ा और बाकी लोगों को ऐसे देखा जैसे वे पहले से मृत हों। कोमल और लॉरेन दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वे कौन थे और ये देव कौन? वो उन्हें इस तरह तुच्छ नज़रों से देख रहा था। हमला करो, इसे वहीं ढेर कर दो। कोमल अरोड़ा ने पीछे खड़े 10 विदेशी योद्धाओं को आदेश दिया। एक पल में वे सभी अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हुए। विला की जमीन हिलने लगी, दीवारों में दरारें उभर आईं। देव ने हल्की सी नज़र दौड़ाई। वह तुरंत समझ गए कि ये सभी योद्धा उच्च स्तरीय असाधारण योद्धा हैं और उनमें से आधे तो अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। पर देव के लिए ये चुनौती नहीं थी। उसने पहला कदम उठाया और एक धमाके के साथ हवा चीरते हुए एक योद्धा के सामने प्रकट हुआ। धड़ाम, उसका घूंसा इतनी तेजी से आया कि हवा में एक निर्वात बन गया। वह विदेशी योद्धा घबरा गया।
उसने अपनी बाहों को सामने किया और पूरी शक्ति से एक ऊर्जा कवच बनाया, परंतु देव का घूंसा उसे चीरता चला गया। कवच टूटा, बाजुएं टूटी और आखिर में उसका सीना छलनी हो गया। खून कई मीटर तक उड़ा। ज्वाला लहर। दूसरे योद्धा के शरीर से आग की लहरें उठीं। उसने लहरें छोड़ते हुए देव की ओर झोंक दीं। जहां जहां आग गई, फर्नीचर राख हो गया, जमीन तक जल गई। देव ने अपनी बांह झटकी, लाश को गिराया और हवा में आग की दिशा में एक और प्रहार किया। उसके घूंसे से इतनी तेज और धारदार ऊर्जा निकली कि आग की दीवार बीच से ऐसे फटी जैसे मक्खन हो। आग के पीछे खड़ा योद्धा चीखते हुए बीच से 2 टुकड़ों में बंट गया। ये कैसे संभव है? ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? लॉरेन मेहता फुसफुसाया। वो जानता था कि देव ने 50 लगातार मुकाबले जीते थे, इसलिए ही उसने कोमल से संपर्क कर ये योद्धा बुलाए थे। 5 योद्धा अपनी सीमा तक थे। साथ में था आध्यात्मिक शक्ति वाला अनुभवशील आदित्य। उसे लगा था कि इतना तगड़ा समूह देव को मिटा देगा, पर अब उसे लग रहा था देव की असली ताकत तो अब सामने आ रही है। ये तो मानो उसने पिछले मुकाबलों में कुछ भी नहीं दिखाया था। अब तक 2 उच्चस्तरीय योद्धा पलक झपकते मारे जा चुके थे। कोमल अरोड़ा गुस्से से चिल्लाया, सभी एक साथ हमला करो, वरना एक एक कर मारे जाओगे। बाकी 8 योद्धा वैसे भी अब अकेले लड़ने की हिम्मत खो चुके थे। उन्होंने एक साथ अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। धम धम धम। उनकी ऊर्जा से पूरी विला हिल उठी। कांच फूट गए, छत टूट गई, दीवारों से मलबा गिरने लगा। 6 योद्धा अपनी बंदूकें, तलवारें और घूंसे लेकर देव पर 6 दिशाओं से झपटे। 2 अन्य ने तत्वीय हमले किए। एक ने तेज बर्फीले तीर बनाए और ध्वनि की गति से छोड़े, दूसरा ने हरे रंग की सैकड़ों वायु छुरियां बनाईं। इस तरह के हमले में किसी भी असाधारण योद्धा की मौत तय होती, लेकिन देव वहीं खड़ा रहा। उसने अपने हाथ सीने पर बांध लिए और एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी। धड़ाम धड़ाम, हर हमला एक बड़े धमाके में बदल गया। वह जगह जहां देव खड़ा था पूरी तरह गड्ढा बन गई। ऊर्जा की लहरें पूरी विला को तोड़ने लगीं। झूमर, फ्रिज, टीवी सब कुछ टूट गया। जमीन और दीवारों पर मकड़ी जाले जैसी दरारें तेजी से फैल गईं। अंततः पूरा विला ढह गया और दीवारों के बड़े बड़े टुकड़े जमीन पर आ गिरे। विला चंद पलों में मलबे का ढेर बन चुका था। कमलाकर, लोकेश और उनके साथी विला ढहते ही बाहर की ओर भागे। क्या वो मर गया? कमलाकर, लोकेश और बाकी लोग मलबे को घूरते रहे। अगर यह हमला किसी और साधारण योद्धा पर हुआ होता तो वे पक्के तौर पर मान लेते कि वह मारा जा चुका है। लेकिन देव का पिछला प्रदर्शन बेहद खौफनाक था। वे निश्चित नहीं थे। क्या तुम लोग मेरी खुजली मिटाने आए थे? धूल में से एक भारी आवाज आए और साथ ही एक 2 मीटर लंबा शरीर धीरे धीरे बाहर आया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, हर कदम के साथ पूरी हवेली हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदिकालीन राक्षस वहां से निकल रहा हो। धूल साफ हुई और कमलाकर, लोकेश तथा अन्य लोग उस आकृति को देख सन रह गए। वह एक धातु जैसे शरीर वाला, मानो कोई छोटा सा लोहे का दैत्य था। उसके पूरे शरीर पर यांत्रिक मांसपेशियों जैसी संरचना और रहस्यमयी सर्किट जैसी रेखाएं बनी थीं। उन रेखाओं में नीली रोशनी बह रही थी। ये था देव, जिसने चरम टाइटेनियम स्वर्ण शरीर की 5वीं अवस्था मानव चरम शरीर का उपयोग किया था। ये कैसा राक्षस है? कमलाकर और लोकेश की सांसें थम गईं। सभी के मन में एक घुटन और मौत का खतरा मंडराने लगा। उनके शरीर ठिठक गए थे जैसे आसमान से कोई पहाड़ गिरने वाला हो। कमलाकर और लोकेश कोई साधारण लोग नहीं थे। उन्होंने कई महान योद्धाओं को देखा था, मगर ऐसा पहले कभी नहीं देखा। देव की शक्ति सामान्य मानकों से परे थी। उन्हें अफसोस हुआ कि उन्होंने इस बार अपने नियंत्रण स्तर के योद्धाओं को नहीं बुलाया। मैंने पहले ही मौका दिया था। अफसोस, तुम सब बेहद निराशाजनक निकले। इतने लोग मिलकर भी मेरी खाल तक नहीं छू सके। ऐसे कचरे को जिंदा रखने का क्या फायदा? देव की बात पूरी होते ही वह अचानक गायब हो गया। धड़ाम, एक विदेशी योद्धा किसी अदृश्य राक्षस से टकराकर खून के बादल में बदल गया। फिर 7 और धमाके हुए। 7 अन्य विदेशी योद्धा भी खून की धुंध बनकर उड़ गए। कमलाकर और लोकेश द्वारा लाए गए 10 योद्धा मारे जा चुके थे, बिना यह समझे कि हुआ क्या। भागो! कमलाकर और लोकेश ने एक दूसरे की ओर देखा और पूरी ताकत से हवेली से बाहर भागे। भागते हुए वे चीखे, बचाओ, और अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हुए आसपास के योद्धाओं को चेताने लगे। लेकिन वे मुश्किल से 10 कदम ही दौड़े थे कि किसी अदृश्य वस्तु ने उनकी टांगें उड़ा दीं। वे बेजान शरीर की तरह जमीन पर गिरे। बचाओ! अरे विदेशी दोस्तों, डरो मत, मैं आ रहा हूं बचाने। देव मुस्कराते हुए प्रकट हुआ। उसने बाएं हाथ से कमलाकर की गर्दन और दाएं हाथ से लोकेश की पकड़ ली। दोनों ऐसे छटपटा रहे थे जैसे कोई बत्तख का गला दबा रहा हो। खून उनकी कटी टांगों से लगातार बह रहा था। कमलाकर की आंखों में देव अब राक्षस था। कोई मदद चाहिए, देव ने मित्रवत कहा। मैं हमेशा मानता हूं कि दूसरों की मदद करना ही सच्ची खुशी है। तुम्हारी हालत देख रहा हूं।
चलो तुम्हें भगवान के पास भेज देता हूँ। छोड़ दो देव, हमें मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, हमारे परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कमलाकर की आवाज़ कांप रही थी। हाँ, वो जो मारे गए वे सिर्फ हमारे परिवार के सेवक थे, उनकी मौत से हमें फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर हम मरे तो हमारे परिवार शांत नहीं बैठेंगे। अगर हमें छोड़ दो तो सब यहीं खत्म हो जाएगा। मैंने सुना था कि तुम मेरा पैसा किसी अनाम खाते में ट्रांसफ़र करना चाहते थे। देव ने पूछा। नहीं नहीं, तुमने गलत सुना, हम तो अपना पैसा तुम्हारे खाते में भेजना चाहते थे, कमलाकर ने जल्दी से कहा। सच में? मैंने शायद गलत सुना होगा। देव ने लोकेश की तरफ सवाल भरी नज़रों से देखा। हाँ हाँ देव साहब, आप गलत सुन रहे थे, हम ही तो अपना पैसा आपके खाते में भेजना चाह रहे थे। अच्छा तो ये बात है। चलो अब जब तुम इतने भले हो तो मैं तुम्हें निराश कैसे कर सकता हूँ। ये रहा मेरा खाता नंबर, भेज दो पैसा। देव ने उनका गला थोड़ा ढीला कर दिया। वे दोनों तुरंत सक्रिय हुए और अपनी घड़ी से पैसा ट्रांसफ़र करने लगे। कुछ देर में देव की कलाई घड़ी में कंपन हुआ। कमलाकर ने 300 रुपये मिलियन और लोकेश ने 600 रुपये मिलियन ट्रांसफ़र किए थे। बस इतने? तुम इतने गरीब हो, मुझसे झूठ बोल रहे हो क्या? देव की नज़रें सख्त हो गईं। कमलाकर और लोकेश घबरा गए। देव जी, मैं सच कह रहा हूँ, हमारा परिवार बड़ा है, सारी संपत्ति मेरे पास नहीं होती, और मैं अपनी साधना पर बहुत खर्च करता हूँ। सच में बस 300 रुपये मिलियन बचे थे। मेरी भी वही हालत है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, समझ सकता हूँ, आजकल सभी परेशान हैं, पैसा किसी के पास पूरा कहाँ होता है। कमलाकर और लोकेश को लगा कि अब उनकी जान बच जाएगी, लेकिन अगले ही पल सब बदल गया। तुम्हारा व्यवहार ठीक रहा, पैसे भी मिल गए, अब चलो तुम्हारे दुख से मुक्ति दिलाता हूँ, भगवान के पास भेज देता हूँ। देव ने दोनों को इतनी जोर से दबाया कि उनकी गर्दनें चटक कर खून के धुंध में बदल गईं। वो अचानक सायरन बजने लगा, लगता है हलचल का पता चल गया है, देव ने खुद से कहा और वहां से गायब हो गया। गुजरात बेस सिटी में एक आलीशान विला, जहां कुछ समय पहले कोमोरा अरंस्ट और अन्य की मृत्यु हुई थी। वहां के खंडहरों को देखकर हॉन्ग शेखर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। विला के बाहर कुछ विदेशी योद्धाओं की लाशें पड़ी थीं और भीतर हर ओर संघर्ष और खून के निशान थे। हॉन्ग शेखर जानता था कि इस इलाके में ऐसी संपत्ति खरीदने के लिए किसी की हैसियत बेहद ऊंची होनी चाहिए, और अब यहाँ इतनी बड़ी हत्या हो गई थी। यहाँ कितने लोगों की मौत हुई है? उसने अपने विश्वासपात्र लियू हल्दर से पूछा। अब तक की जानकारी के अनुसार कुल 13 लोग मारे गए हैं, लेकिन केवल 3 लाशें मिली हैं, बाकी 10 लोगों के शव गायब हैं, और ये तीनों शव उच्च स्तर के असाधारण योद्धाओं के हैं। लियू हल्दर की आवाज़ कांप रही थी। हॉन्ग शेखर की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। इनकी पहचान? सर, मामला बड़ा लग रहा है। यहाँ हाल ही में जो 2 विदेशी युवक रह रहे थे, उनमें से एक था कोमोरा अरंस्ट, जो पश्चिम के प्रसिद्ध 5 सम्राट कुल में से एक अरंस्ट परिवार से है। दूसरा था लॉरेन मेडिसी, जो केंद्रीय अमेरिका के शक्तिशाली मेडिसी परिवार से है। बाकी 11 लोगों की पहचान अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। हॉन्ग शेखर को एहसास हो गया कि यह मामला उनके बस का नहीं है। उसने तुरंत कानून प्रवर्तन विभाग को सूचना दी। थोड़ी ही देर में सैन्य वर्दीधारी योद्धाओं की एक टुकड़ी वहां पहुंच गई और उन्होंने मामले को अपने हाथ में ले लिया। इस हत्या की खबर जल्दी ही गुजरात बेस सिटी की तमाम बड़ी शक्तियों और परिवारों तक फैल गई। जब लोगों को कोमोरा अरंस्ट और लॉरेन मेडिसी की मौत का पता चला तो पूरे शहर में हलचल मच गई। सभी को लगा कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। अरंस्ट और मेडिसी दोनों परिवार पश्चिम के बेहद ताकतवर कुलों में गिने जाते थे। वे यह अपमान सहन नहीं करेंगे। और सच में उसी रात दोनों परिवारों ने विशेष विमान से भारत के लिए उड़ान भर दी। यांग जरन ने जब कोमोरा अरंस्ट और लॉरेन मेडिसी की मौत की खबर सुनी तो उसे तुरंत देव की याद आई। उसे लगा कि यह घटना शायद देव से जुड़ी हो सकती है। हालांकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अब तक की रिपोर्ट के अनुसार वहां कुल 13 पश्चिमी योद्धा मारे गए थे और उनमें से 11 उच्च स्तर के असाधारण योद्धा थे। कई तो उस सीमा तक पहुंच चुके थे जहां असाधारणता अपने चरम पर होती है। यहां तक कि एक आध्यात्मिक गुरु भी था, एड्रियन। उसे पता था कि देव बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इतने सारे योद्धाओं के सामने वह अकेला। उसी समय डोनफुंग मीनाक्षी को भी जब इस घटना का पता चला तो उसे भी सबसे पहले देव का चेहरा याद आया, क्योंकि दोपहर में कोमोरा अरंस्ट और लॉरेन मेडिसी की देव से एक तीखी बहस हुई थी एक्सट्रीम ग्रेट बीस्ट युद्ध क्षेत्र में। 11 अन्य उच्च स्तर के असाधारण योद्धा भी मारे गए हैं। ये देव नहीं हो सकता। फिर भी जांच कर सकती हूँ। डोनफुंग मीनाक्षी को भी नहीं लगा कि यह सब देव ने किया होगा, लेकिन वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। इस सब के बीच देव वॉशिंगटन होटल लौट चुका था। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी।
वह जानता था कि यदि कोई सच सामने आता भी है तो नियमों के अनुसार यह आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई मानी जाएगी, क्योंकि हमला पहले उनकी ओर से हुआ था। फिर भी उसने तुरंत अपने मार्गदर्शक चंद्र बाजपेयी को फ़ोन किया। सर, एक समस्या हो गई है। देव ने घटनाओं की पूरी जानकारी सरल शब्दों में दे दी। चंद्र बाजपेयी स्तब्ध रह गए। सुबह ही उन्होंने देव से भेंट की थी और उसे चेतावनी दी थी, और अब रात को ये खबर। उन्होंने जवाब देने से पहले कानून प्रवर्तन विभाग से पूरी जानकारी प्राप्त की। तो कोमोरा अर्नस्ट और लॉरेन मेडिसी के अलावा तुमने 11 उच्च स्तरीय असाधारण योद्धाओं को भी मार डाला, और उनमें से एक आध्यात्मिक गुरु भी था। चंद्र बाजपेयी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें याद आया कि देव ने तो बस कल ही असाधारण योद्धा का स्तर प्राप्त किया था, लेकिन अब वह उच्च स्तर के असाधारण योद्धाओं को ऐसे मार रहा था जैसे कोई घास काट रहा हो। मैंने उसे कम आंका था। देव सिर्फ कोई विलक्षण प्रतिभा नहीं है, वह एक कालजयी रत्न है, जैसे कभी राघव, मानवी राक्षस, सूर्यदेव और चंगा साहा हुआ करते थे। यदि उसे समय और मार्गदर्शन मिला तो वह अगला नाग बन सकता है। चंद्र बाजपेयी का उत्साह चरम पर था। अब वह देव को पहले से कहीं अधिक गंभीरता से लेने लगे थे। उन्हें ये सोचकर भय लगा कि यदि कोमोरा और उसके साथी देव को सच में मारने में सफल हो जाते तो उनकी युद्ध कुल्हाड़ी संस्था के लिए ये कितना बड़ा नुकसान होता। यह मानव जाति के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति होती। सौभाग्य से देव सुरक्षित था। देव, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? चंद्र बाजपेयी ने पूछा। ज्यादा कुछ नहीं। ओह हाँ, दोपहर में मैंने एक्सट्रीम ग्रेड बीस्ट युद्ध क्षेत्र में असाधारण स्तर की 50 लड़ाइयां लगातार जीत ली थीं। क्या ये मायने रखती हैं? देव की आवाज़ घड़ी से ठंडी और सपाट सुनाई दी। संजय बाजपेयी फिर से चुप हो गया। कमबख्त लड़का, इतनी कम उम्र में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रैंक का योद्धा, और फिर एक ही दिन में 50 लगातार जीत, ये तो बेस्टियल एरेना के इतिहास में रिकॉर्ड बन गया। जैसे कुछ खास किया ही नहीं उसने। देव की ये सहजता संजय को भीतर तक हिला गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद उसे दिल का दौरा पड़ जाए। उसने गहरी सांस ली और एक और कॉल मिलाया। लाइन के दूसरी ओर कुछ देर खामोशी रही, फिर जवाब आया। देव पर पूरा ध्यान दो। मुश्किलों से निपटने दो पहले खुद। अगर वो निपट न पाए तो हम मदद करेंगे। इस जवाब से संजय को थोड़ी राहत मिली। उसने देव को भी जवाब भेजा, चिंता मत करो। देव ने ये जवाब मुंबई के राजहंस होटल में सुना, मुस्कुराया और कॉल बंद कर दी। 600 करोड़ खर्च करके 60 उच्च स्तरीय जेनेटिक पोषक तत्व खरीदे और इस बार 900 करोड़ की कमाई हुई। 300 करोड़ का फायदा बुरा नहीं। वो बिस्तर पर लेटा दिन की कमाई का हिसाब लगा रहा था और मूड अच्छा था। असल में वो गरीब था। जितना हो सके कमाई करना जरूरी था। बिस्तर पर लेटे लेटे वो दिन की घटनाओं को याद करने लगा। बहुत कुछ हुआ था आज। सुबह संजय बाजपेयी से मिला, फिर दोपहर में काव्या से मिलने साउथ इंडिया मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी गया, फिर बेस्टियल एरेना में 50 मुकाबले लड़े, रात को मीरा सेन से मिला और उसके बाद कमलेश वर्मा वन्य को मार गिराया। बहुत व्यस्त और सार्थक दिन था। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। उधर मुंबई बेस सिटी के योद्धाओं में ये खबर आग की तरह फैल गई। देव ने बेस्टियल एरेना में 50 जीतें हासिल की और कमलेश वर्मा व साथियों की हत्या कर दी। उस रात पूरे शहर में कानपुर से आए इस युवक का नाम हर जगह गूंजने लगा। अगली सुबह, शायद कल की थकान थी, देव दोपहर तक सोता रहा। तभी ठक ठक ठक, अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। भाई, दरवाज़ा खोलो, मैं और विक्रांत आ गए हैं। बाहर से आदित्य की आवाज़ आई। तुम लोग यहाँ आ गए। देव चौंका, उठकर दरवाज़ा खोला। भाई, तुम तो बगैर हमें बताए यहाँ मस्ती करने आ गए। आदित्य बेतकल्लुफी से कमरे में घुस गया। विक्रांत भी चुपचाप उसके पीछे आया, लेकिन देव ने देखा कि उसके चेहरे पर कुछ अजीब था। भौहें तनी हुई थीं। विक्रांत, सब ठीक तो है? देव ने पूछा। पता नहीं क्या हुआ है इसे, ट्रेन में चढ़ते वक्त से ही इसका मूड खराब है, जैसे कोई करोड़ों का कर्ज ले गया हो। आदित्य बोला। देव और चिंतित हो गया। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। विक्रांत ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन देव समझ गया कि कुछ न कुछ बात है। लेकिन जब सामने वाला कुछ कहना न चाहे तो ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं। भाई, कब चल रहे हैं रूफटॉप के इन्फिनिटी पूल में नहाने? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आदित्य की आंखों में चमक थी। देव ने घड़ी देखी, 11 बजने वाले थे। चलो पहले लंच कर लें, फिर चलते हैं। तीनों होटल के रेस्तरां में गए, खाना खाकर स्विमिंग सूट मंगवाए और फिर छत पर बने इन्फिनिटी पूल में पहुंच गए। वाह, कोकोनट के पेड़, स्काई गार्डन, इन्फिनिटी पूल, और वो देखो सुंदरियां। आदित्य ने ताली बजाई और बिना देर किए छलांग लगा दी। वो जल्दी ही पूल में मस्ती कर रही लड़कियों से घुल मिल गया। विक्रांत भी पूल में उतरा, लेकिन एक कोने में जाकर शहर की ओर देखने लगा। न जाने क्या सोच रहा था। देव पास की बीच चेयर पर लेट गया। बीप बीप बीप, अचानक उसकी घड़ी बज उठी। उसने स्क्रीन छुई। हवा में दीपाली मिश्रा का त्रिआयामी चेहरा उभरा।
देव, कमलेश वर्मा और लोकेश मेहरा कल रात मारे गए। सुना तुमने? वो उसकी प्रतिक्रिया देख रही थी। अरे, मारे गए? कौन था वो बहादुर? देव ने आंखें चौड़ी कर दीं। मैं तो डर रहा था कि कहीं वो मुझसे बदला न लें, उनका रसूख तो बहुत था। मैं उनके सामने क्या? अब तो ठीक है, दोनों गए, मैं बच गया। दीपाली ने उसे गौर से देखा। कुछ समझ न आया, फिर भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मन में सोचा, इससे सामने मिलकर ही बात करूंगी। ठीक है, फिर बात करते हैं। कॉल कट गया। थोड़ी देर में एक और कॉल आया, यामिनी का। देव, तुमने ही कमलेश वर्मा, लोकेश मेहरा और बाकी को मारा है ना? उसने सीधा आरोप जड़ा। देव मुस्कुराया। ना, हाँ कहा, ना। तुम्हें क्या लगता है? देव ने मोबाइल स्क्रीन पर ध्यान से देखा और जैसे ही उसने कॉल काटी, उसकी आंखों में एक चमक सी दौड़ गई। एर्नेस्ट और मेडिसी परिवार इतनी जल्दी यहाँ पहुंच गए। उम्मीद है कि साथ में काफी पैसा भी लाए होंगे, वह बुदबुदाया। वह आत्ममुग्ध नहीं था। उसी रात वह बाकी बचे 30 उच्च स्तरीय जेनेटिक घोल को खुद में इंजेक्ट करके फिर से अपनी शक्ति बढ़ाने का मन बना चुका था। तभी एक चिढ़ाने वाली आवाज उसके कानों में पड़ी, अरे, ये तो मेरा प्यारा भाई निकला, लिंगजान। देव थोड़ा चौंका और तुरंत ऊपर देखा। स्विमिंग पूल के किनारे 5 लड़के लड़कियां खड़े थे, जिनकी उम्र लगभग 15-16 रही होगी। उनके महंगे कपड़े साफ बता रहे थे कि वे किस वर्ग से आते हैं। तभी एक लड़का, जो लिंगजान से बहुत मिलता जुलता लग रहा था, पानी में बैठे बैठे व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला। लिंगजान की ठंडी प्रकृति के मुकाबले वह लड़का ज्यादा उद्दंड और चालाक नजर आ रहा था। लिंग जी, क्या ये सच में तुम्हारा बड़ा भाई है? हमें तो कभी बताया ही नहीं। एक लड़की ने हैरानी से पूछा। हाँ, क्या माजरा है? ऐसा कब से हो गया? बाकी लोगों ने भी उत्सुकता जताई। लिंग जी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस एक हरामी औलाद है। एक और लड़की ने तुरंत कहा, अब याद आया, तुम्हारे पिता की शादी से पहले भी कोई और औरत थी, है ना? शायद लिंग जान उसी औरत का बेटा है। लिंग जी ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, हाँ, उसी नीच औरत की औलाद है। तभी लिंग जान के शरीर से तेज ऊर्जा निकली और उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसकी पूरी आभा अचानक धारदार हो उठी। लिंग जी, मरना है क्या? उसने ठंडे स्वर में पूछा। लिंग जी हंसते हुए बोला, तू मुझे मारेगा? उस नीच औरत ने तुझे यहाँ से भगा दिया था उस वक्त, अगर तू वापस नहीं आता तो भी चलता। लेकिन अब तू वापस आ ही गया है तो जिंदा नहीं जाएगा। हमारे लिंग परिवार की बेइज्जती है तू। अब यहाँ से जिंदा जाने का ख्वाब भी मत देख। तभी एक गूंजती हुई आवाज आए, अबे, तू बहुत ज्यादा बकने लगा है। पूल में से एक मजबूत कदकाठी का युवक उभरा, वह शौर्य था। वह लिंग जान का वर्षों पुराना मित्र था और हमेशा उसका आदर करता आया था। लिंग जी की बदतमीजी वह सहन नहीं कर पाया। उसने बिना किसी संकोच के एक भारी मुक्का लिंग जी की ओर उछाल दिया। लेकिन तभी वही फैशनेबल लड़की, जिसने पहले बात की थी, बीच में कूद गई और मुक्के को रोका। ये कौन जंगली है? बड़ी ताकत है इसमें। लड़की ने आश्चर्य से देखा कि उसकी हथेली सूज गई थी। शौर्य खुद भी चौंक गया। लड़की उम्र में उससे छोटी लग रही थी, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं थी। वह भी एक जागृत योद्धा थी। जागृति अवस्था की इतनी कम उम्र की योद्धा, अगर यह जिंग सिटी जैसे उपग्रह नगर में होती तो उसे असाधारण प्रतिभा माना जाता। लिंग जी हंसते हुए बोला, ओह, तो तेरे पास मददगार भी है। फिर वह अपने साथ खड़े बाकी लड़के लड़कियों की ओर मुड़ा, चलो आज इस हरामी और इसके साथी को सबक सिखाते हैं। लिंग परिवार इस एहसान का कर्ज जरूर चुकाएगा। उन चारों की आंखें चमक उठीं। लिंग परिवार कोई राजा या अमीर खानदान नहीं था, लेकिन गुआंगडोंग बेस सिटी का एक पुराना और प्रभावशाली परिवार था। उनका एहसान लेना कोई बुरी बात नहीं थी। वैसे भी उन्हें नहीं लगता था कि लिंग जान और शौर्य को हराना कोई कठिन काम होगा। उनकी ओर 2 जागृत योद्धा थे और यहाँ 5। उन्हें विश्वास था कि उनके सांस लेने के अभ्यास, युद्ध कौशल और गति तकनीकें लिंग जान और शौर्य से कहीं बेहतर थीं। पता नहीं ये देहाती किस कोने से निकल आया है, लेकिन हमारी गुआंगडोंग बेस सिटी में अकड़ दिखा रहा है। लिंग जी, हम तेरे साथ हैं। सुप्रेत, हेमंत, सूर्यांश और चिरंत ने एक साथ अपनी ऊर्जा छोड़ते हुए कहा। लिंग जी ने भी ऊर्जा प्रकट की और लिंग जान को घूरते हुए मुस्कुराया। शौर्य की मुद्रा अचानक गंभीर हो गई। उसे अब साफ समझ आ गया था कि ये सभी लड़के लड़कियां जागृति अवस्था के योद्धा हैं और कमजोर नहीं। अब उनका सामना मुश्किल होने वाला था। जब देव ने देखा कि विपिन पहले ही बीच चेयर से उठ चुका है, तो उसका चेहरा फिर से शांत हो गया। उसे पता था कि जब तक बॉस यहाँ है, इन लड़कों की अकड़ ज्यादा देर नहीं टिकेगी। वास्तव में उन 5 युवाओं को विपिन ने एक ही पल में बुरी तरह से पीट दिया। वे सब जमीन पर ऐसे पड़े थे जैसे मर चुके हों। उनके शरीर दर्द से कांप रहे थे। विपिन का पैर लिंगराज की छाती पर रखा हुआ था और वह लगातार उस पर दबाव बना रहा था। ओह, लिंगराज ने दर्द में 3 बार खून उगला। हा, ये नासमझ बच्चे सोचते थे कि हमारे सामने अकड़ दिखा सकते हैं।
अब देखो, हमारे बॉस ने हाथ लगाया और सब गिर पड़े। शिवम जोर जोर से हंसते हुए जमीन पर पड़े लड़कों की तरफ घृणा से देख रहा था। तुम लोग हो कौन? लिंगराज, सुप्रताप, हर्षवर्धन, सौरभ और चिन्मय ने डरते हुए ऊपर देखा और विपिन को पहचानने की कोशिश की। ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। उन्हें लगा जैसे उन्होंने इसे हाल ही में कहीं देखा हो। तुम कौन हो? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? हमारा लिंग परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। विपिन का पैर लगातार लिंगराज की छाती दबा रहा था। वह दर्द में चिल्लाया, लेकिन जैसे ही विपिन ने जरा सा और जोर डाला, उसके मुंह से फिर खून निकल पड़ा। लिंगजन, क्या इसे अपाहिज कर दें? विपिन ने शांत स्वर में लिंगजन से पूछा। सुप्रताप और बाकी सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये आदमी है कौन? वो खुलेआम लिंगराज को अपाहिज करने की बात कर रहा था। लिंगराज, लिंग परिवार के मुखिया का लाडला बेटा था। क्या ये लिंग परिवार के बदले से नहीं डरता? लिंगराज इतना डर गया कि उसका शरीर जड़ हो गया। अगर विपिन ने उसे अपाहिज कर दिया तो उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। भले ही परिवार बाद में बदला ले, लिंगराज के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। लिंगजन ने एक लंबी नज़र लिंगराज पर डाली, फिर बोला, इसे छोड़ दो, मैं खुद इससे बाद में निपटूंगा। ठीक है। विपिन समझ गया कि लिंगजन खुद अपने पारिवारिक मामलों को सुलझाना चाहता है। उसने लिंगराज को छोड़ दिया। चलो यहाँ से। लिंगराज और बाकी तुरंत उठे और डरते हुए विपिन को देखा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और जाने को तैयार हो गए। उसी समय मीनाक्षी और यामिनी साथ में वहां पहुंची। लिंगराज, सुप्रताप, हर्षवर्धन, सौरभ, चिन्मय, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मीनाक्षी ने लिंगराज के मुंह के किनारे खून देखा और सुप्रताप व बाकी की दयनीय हालत देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। लिंगराज और बाकी जैसे ही उन्हें देखे, ऐसा लगा जैसे कोई मदद मिल गई हो। दीदी मीनाक्षी, दीदी यामिनी, वही आदमी, उसी ने हमें मारा। स्टाइलिश लड़की ने विपिन की ओर इशारा किया। क्या कहा? विपिन ने तुम्हें मारा? मीनाक्षी थोड़ा चौंकी, फिर नाखुश होकर बोली, विपिन मेरे सम्मानित मेहमान हैं। तुम लोगों ने इन्हें क्यों छेड़ा? विपिन ने तुम्हें जाने दिया, इसका मतलब है कि वो तुम्हारे साथ उलझना नहीं चाहता था। खुशकिस्मत हो तुम लोग, लेकिन ये मेरी जगह है। मेरी जगह पर मेरे मेहमानों का अपमान हुआ है तो मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकती। इस बार तुम सबको माफ़ कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे परिवार की वजह से। लेकिन अब से वॉशिंगटन होटल में तुम्हारा आना मना है। अगली बार आए तो सीधे कार्रवाई होगी। मीनाक्षी मुस्कुराते हुए विपिन की ओर बढ़ी। यामिनी ने सिर्फ एक बार लिंगराज और बाकी को देखा और फिर पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। जब स्टाइलिश लड़की और बाकी ने देखा कि मीनाक्षी और यामिनी हंसते हुए विपिन के पास जा रही हैं, तो उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा था कि गुआंगझो बेस सिटी के अपने प्रभावशाली परिवारों की वजह से मीनाक्षी और यामिनी विपिन को सबक सिखाएंगी। लेकिन नतीजा एकदम उल्टा था। सुप्रताप, हर्षवर्धन, सौरभ और चिन्मय ने जब देखा कि मीनाक्षी और यामिनी विपिन से हंसते हुए बात कर रही हैं, तो उनके माथे पर पसीना आ गया। विपिन आखिर है कौन? इतना ताकतवर कि गुआंगझो बेस सिटी की मशहूर हस्तियां उसके साथ इस तरह से घुली मिली हों। सुप्रताप और बाकी चारों, जो पहले अपने परिवार से बदला लेने की सोच रहे थे, अब उस ख्याल को छोड़ चुके थे। उन्होंने लिंगराज की तरफ एक बेरुखी से देखा और उसे वहीं छोड़ दिया। विपिन स्पष्ट रूप से लिंगजन के साथ था। लिंगराज और लिंगजन के बीच की खाई अब गहरी हो चुकी थी। वे सिर्फ लिंगराज के सामान्य दोस्त थे। लिंगजन से दुश्मनी लेने का कोई कारण नहीं था। जब लिंगराज ने देखा कि सुप्रताप और बाकी उसे छोड़कर जा रहे हैं, तो उसने दांत पीसे और तेजी से वहां से निकल गया। लिंगजन, ये हरामी फिर से गुआंगझो बेस सिटी में लौट आया है। अब उसे तुरंत जाकर अपनी मां को ये बात बतानी होगी। वॉशिंगटन होटल में तुम यहाँ क्यों आए हो? देव ने शालिनी और पायल को एक साथ आते देखकर हैरानी से पूछा। क्यों? हम अच्छे इरादे से तुम्हें देखने आए हैं। तुम्हें कोई ऐतराज है क्या? शालिनी ने नाराजगी भरे लहजे में कहा और होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए आंखों में एक चमक के साथ देव को देखा। दीदी शालिनी सही कह रही हैं। हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कुछ बातें बताने आए हैं, लेकिन लगता है कि तुम्हें हमारी मौजूदगी पसंद नहीं आई, पायल ने भी मजाकिया अंदाज में कहा। शालिनी की सिल्क की ड्रेस उसके आत्मविश्वास और सुंदरता को और निखार रही थी। वहीं पायल ने प्रोफेशनल आउटफिट पहना था, जिसमें वो किसी राजघराने की बेटी जैसी लग रही थी। इन दोनों के आते ही पूरे होटल का ध्यान उनकी ओर खिंच गया। पास ही खड़े शेखर ने देव को देखकर कहा, देव तो कमाल कर रहा है। अभी एक दिन ही हुआ है बेस सिटी में आए और दो बड़ी हस्तियों से जान पहचान हो गई। आरव ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। भले ही वो खुद शांत और गंभीर स्वभाव का था, लेकिन उसे भी पता था कि शालिनी और पायल जैसी महिलाएं आम इंसानों के दायरे से बाहर की होती हैं। देव मुस्कुराया, ठीक है, मेरी गलती थी। अच्छा हुआ, मान गए। शालिनी और पायल ने हंसते हुए बगल की बीच चेयर पर बैठते हुए देव को घेर लिया। ये नज़ारा देखकर आसपास के लोग जलन से देव को घूरने लगे। देव बुदबुदाया, खूबसूरती भी एक आफत होती है। क्या कहा तुमने? दोनों महिलाओं ने उसे घूरकर देखा।
कुछ नहीं, देव ने हंसते हुए कहा। फिर शालिनी ने कहा, देव, अभी मैंने कुछ जाने माने घरानों के लड़कों को देखा जो तुमसे कुछ नाराज लग रहे थे। क्या हुआ था? देव ने आरव और उसके परिवार के साथ हुई बात उन्हें बता दी। शालिनी ने आरव को देखकर कहा, ये आरव है ना? मुझे इसके परिवार की कहानी पता है। हाँ, मैंने भी सुना है, पायल ने धीरे से कहा। तब तक आरव ने भी शायद उनकी बातें सुन ली थीं। वो चौंक कर नीचे झांकने लगा। देव ने ये देखा और समझ गया कि बात आरव से जुड़ी हुई थी। बताओ, क्या हुआ था? देव ने कहा। शालिनी ने गहरी सांस ली। आरव की माँ का नाम था जयंती। वो लांबा परिवार के प्रमुख वीरेन लांबा की पहली पत्नी थीं। उस वक्त वीरेन प्रमुख नहीं था। फिर उसे काव्या जैन से प्रेम हो गया। उसने जयंती को तलाक दे दिया और आरव सहित घर से निकाल दिया। काव्या जैन ही युवराज की माँ है, पायल ने जोड़ा। काव्या शुरू से ही चाहती थी कि जयंती और आरव को रास्ते से हटा दे, लेकिन परिवार के किसी गुप्त रक्षक की वजह से वो सफल नहीं हो पाए। देव को सब समझ आ गया, आरव इस शहर में परेशान क्यों था। ये जगह उसके जख्मों से भरी थी। वो लोग आरव के लिए खतरनाक हो सकते हैं, देव ने गंभीर स्वर में कहा। शालिनी ने उसे चेताया, अगर तुम उसके मामले में दखल देने जा रहे हो तो संभल कर रहना। लांबा परिवार तुम्हें शायद हाथ न लगाए, लेकिन काव्या जैन बहुत खतरनाक है। वो जैन घराने की मुखिया की बहन है। वो तुम्हारे संरक्षक आकाश चौधरी की भी परवाह न करे। देव ने पूछा, जैन परिवार कौन है? शालिनी बोली, जैन परिवार एक राज्य स्तरीय घराना है। वैसे तो इंस्ट परिवार जितना शक्तिशाली नहीं, लेकिन फिर भी ताकतवर है। देव ने शांत लहजे में कहा, मुझे पहले ही इंस्ट और मेडिसी घराने से बैर हो चुका है। अब एक और सही, आरव को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। पायल ने उन्हें घूर कर पूछा, ये आकाश चौधरी कौन है? देव ने खुलकर कहा, बैटलैक्स मार्शल स्कूल के सुपरवाइजर। उनसे मेरी अच्छी जान पहचान है। आकाश चौधरी? वही। पायल चौंक गई। उसने अब समझा कि शालिनी इतनी जल्दी देव की दोस्त क्यों बन गई। देव में भविष्य की अपार संभावनाएं थीं। थोड़ी देर बाद देव ने आरव और शेखर को बुलाकर शालिनी और पायल से मिलवाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लांबा परिवार का निजी कक्ष। एक बेहद खूबसूरत महिला, काव्या जैन, साड़ी की तरह चाइनीज पोशाक में बैठी थी। उसने चाय की चुस्की ली और अपने घायल बेटे युवराज को आते देखा। इस हाल में चले आए? खून से सना चेहरा लेकर मेरी जगह को अपवित्र कर रहे हो। बाहर जाओ, मुंह धोकर और कपड़े ठीक करके आओ, वो बोली बिना भौंके। युवराज डर के मारे चुपचाप बाहर चला गया। खून पोंछकर, पोशाक ठीक करके वह फिर अंदर आया। बोलो, क्या बात है? उसने ठंडे स्वर में पूछा। माँ, आरव फिर से बेस सिटी में लौट आया है, युवराज ने कहा। धड़ाक, एक चाय का प्याला युवराज के माथे पर फेंका गया, जिससे उसका सिर फट गया। तो तुमने उसे मारा क्यों नहीं? उसकी माँ की आंखों में आग थी। मैं कोशिश की थी, पर देव नाम का लड़का उसकी रक्षा कर रहा है, युवराज कांपते हुए बोला। देव? काव्या ने धीमे स्वर में नाम दोहराया। उसके हाथ में पकड़ा चायदानी फट गया और उसमें भरी चाय की बूंद भी नीचे न गिरी बल्कि उबलकर वाश बन गई। वॉशिंगटन होटल। मोनिका और नीति जा चुकी थीं। वे सिर्फ देव को ये बताने आई थीं कि शर्मा परिवार और वर्मा ग्रुप के लोग अब चुपचाप उसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने उसे सतर्क रहने को कहा। देव बिल्कुल शांत था। जो होगा देखा जाएगा। भाई, ये क्या कर दिया तूने? बस एक दिन हुए हैं तुझे गुआंगडोंग बेस सिटी आए हुए और तूने इतना बवाल मचा दिया। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा। एक्सट्रीम ग्रेड बीस्ट बैटल एरिना में 50 लगातार जीत, और वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर। तूने शर्मा परिवार को नाराज कर दिया, वर्मा ग्रुप से भी पंगा ले लिया, और अब तो लगता है कपूर परिवार भी तेरे पीछे है। भाई, तू तो चलते फिरते संकट बन गया है। तेरा बवाल करने का टैलेंट लाजवाब है। समीर भी दंग था जब मोनिका और नीति ने बताया कि देव ने 50 लगातार मुकाबले जीते हैं, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर, तो वो सन रह गए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल? देव तो अभी 2 महीने पहले ही अवेकनिंग लेवल पर आया था। इतनी जल्दी इतनी बड़ी छलांग? उनके लिए तो ये खबर जैसे किसी हथौड़े की चोट थी जो सिर पर सीधी लगी हो। उनकी शार्प ब्लेड स्क्वाड कभी 4 नए अवेकनिंग लेवल योद्धाओं की टीम थी। अब एकाएक वे एक्स्ट्राऑर्डिनरी योद्धाओं की टीम बन गई थी। और देव की मुसीबत खींचने की ताकत देखकर तो वे और भी दंग थे। एक ही दिन में उसने 3 बड़ी ताकतों को नाराज कर दिया। हालांकि कपूर परिवार की बात में समीर खुद कारण था। मुसीबत खींचने वाला नहीं, मैं बस बहुत ज्यादा शानदार हूँ। अपनी चमक छुपा नहीं सकता और लोग जल जाते हैं। देव ने हंसते हुए अर्जुन के कंधे पर अपनी ओरिजिन पावर वाली हथेली मारी। अर्जुन दर्द से कराह उठा। हाँ हाँ, तू ही सबसे शानदार है, तू ही सबसे रोशनी वाला है, तेरे दुश्मन सब जलन में हैं। अर्जुन तुरंत मुस्कराते हुए मान गया। भाई, तेरा धन्यवाद। अगर मैं ना होता तो तूने कपूर परिवार को नाराज नहीं किया होता। समीर ने भावुक स्वर में कहा।
पहली बार उसने देव को भाई कहकर संबोधित किया। अब तक वह उसे कैप्टन मानता था, मगर भाई शब्द कभी नहीं कहा था। देव ने मुस्कराते हुए उसका कंधा थपथपाया। इस बार वह अर्जुन की तरह जोर से नहीं मारा, बल्कि नरमी से किया। ये फर्क देख अर्जुन मुंह बिचकाने लगा। समीर चुप हो गया। कुछ बातें दिल में ही अच्छी लगती हैं। ट्रिन ट्रिन ट्रिन, देव की घड़ी वाइब्रेट हुई। रिया का कॉल था। उसने घड़ी की ओर इशारा किया और रिया की 3D छवि हवा में उभर आई। भाई, समीर, अर्जुन, तुम सब वॉशिंगटन होटल में ही हो ना? जैसे ही रिया ने आसपास का दृश्य देखा, उसे पता चल गया कि वे होटल की स्काई गार्डन और इन्फिनिटी पूल में हैं। मैं हरा बेल क्लब में हूँ। अभी किसी को भेजती हूँ लेने के लिए, कहकर उसने कॉल काट दिया। तीनों फौरन चेंजिंग रूम गए और स्विमिंग कपड़े बदल लिए। वे होटल के गेट पर खड़े हो गए रिया के ड्राइवर का इंतजार करने। कुछ ही देर में एक नीली लग्जरी फ्लाइंग कार उनके सामने आकर रुकी। आप देव, समीर और अर्जुन हैं ना? मैं रिया मैडम का ड्राइवर हूँ। हाँ, हम ही हैं। तीनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी हवा में उड़ चली और गगनचुंबी इमारतों के बीच से गुजरने लगी। कुछ ही समय में वे हरा बेल क्लब पहुंच गए। झील के किनारे बना क्लब हरियाली से घिरा था। पुरानी दीवारों पर बेलें फैली थीं। फर्श पर पत्थर की चमकदार सिलायां थीं। लाल रंग के दरवाजे पर सुनहरे कील लगे थे। पुराने समय के 2 पत्थर के शेर दरवाजे पर बैठे थे। दरवाजे के सामने खड़ी सादी चाइनीज ड्रेस में लड़कियां पुराने जमाने की याद दिला रही थीं। रिया ने भी आज चांदी जैसी सफ़ेद चाइना ड्रेस पहन रखी थी। उसका लुक इतना शालीन और मोहक था कि वे उसे पहचान ही नहीं पाए। अर्जुन ने चौंक कर कहा, ओहो रिया दीदी, ये आप ही हो? रिया ने उसे घूरते हुए कहा। अर्जुन, मार खाने का मन है क्या? फिर मुस्कराते हुए देव और समीर से बोली। भाई, समीर, अंदर चलो, बैठते हैं। देव, चिराग और लकीशा को क्लब के अंदर ले जाती हुई बोली। वो जैसे किसी को भूल गई थी, लेकिन एक खास शख्स जिसे बुलाया गया था बिल्कुल बेपरवाह था। मुस्कराते हुए चुपचाप पीछे पीछे चल दिया। कप्तान, आप वाकई चौंकाने वाले हैं। आपने तो एक ही रात में धूम मचा दी। जब मैंने पहली बार आपका नाम सुना तो कुछ पलों तक तो मैं स्तब्ध ही रह गई। विश्वास ही नहीं हुआ। चलते हुए लकीशा ने देव की ओर देखा और हैरानी से बोली, किसने सोचा था कि आप महज 2 महीने पहले जागृति स्तर पर पहुंचे और इतनी जल्दी असाधारण स्तर तक पहुंच गए। ऊपर से आपने बेस्टियल बैटल एरिना में ऐसा शानदार रिकॉर्ड बना दिया। राजा स्तर की कुलों, बड़ी कंपनियों, यहाँ तक कि योद्धा संघ की आंखें भी झुक जाएंगी अगर उन्हें आपकी असली स्थिति का पता चले। ये सब बस एक उपलब्धि है, ज्यादा मायने नहीं रखती, देव ने शांत भाव से कहा। थोड़ी ही देर में लकीशा तीनों को एक पुरानी शैली के बाग में ले गई, जहाँ एक खूबसूरत मंडप में बैठने की व्यवस्था थी। उसने नज़ाकत से चायदानी उठाई और देव व बाकी दोनों के लिए चाय उड़ेली। लकीशा, क्या ये क्लब तुम्हारे परिवार का है? देव ने चारों ओर सन्नाटा देखकर पूछा। हाँ, लकीशा ने शांत भाव से सिर हिलाया। हाय राम, लकीशा जी, आपका परिवार कितना अमीर है। गुड़गांव बेस सिटी में तो जमीन का हर इंच हीरे जैसा कीमती है। यहाँ क्लब बनाना मतलब करोड़ों में बात होगी। मैं तो गलत था, पहले मुझे लगता था कि आप बस अमीर हैं, लेकिन अब लग रहा है कि आप तो हद से भी ज्यादा अमीर हैं, चिराग ने गहरी सांस लेते हुए कहा। देव और लकीशा ने भी सहमति में सिर हिलाया। वे सच में लकीशा के परिवार की संपन्नता से हैरान थे। ये सब मेरे परिवार का है, मेरा नहीं, लकीशा ने चिराग को गुस्से में जवाब दिया। फिर भी लकीशा, तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। फिर तुमने जैसा सिटी के हाई स्कूल में दाखिला क्यों लिया? और जेनेटिक पोषण के लिए जान जोखिम में डालकर एलीट ट्रायल में हिस्सा क्यों लिया? देव ने जिज्ञासा से पूछा। चिराग और लकीशा ने भी उसकी तरफ उत्सुकता से देखा। 3 सालों की दोस्ती में भी लकीशा ने कभी अपनी असल पृष्ठभूमि जाहिर नहीं की थी। अगर वो उन्हें अपने जन्मदिन पर गुड़गांव बुला नहीं लेती तो उन्हें शायद कभी पता ही न चलता कि उसका घर वही है। हालांकि हर किसी की अपनी वजहें होती हैं। किसी ने भी उससे शिकायत नहीं की। लकीशा मुस्कराए और बोली, हमारा परिवार अमीर है और परिवार बहुत फायदे भी दे सकता है, लेकिन बड़े घरानों के अपने नियम होते हैं। अगर कोई व्यक्ति परिवार की संपत्ति और संसाधनों का उपयोग करता है तो उसे फिर परिवार की शर्तों पर चलना पड़ता है, चाहे वो नौकरी हो, शादी हो या कोई खतरनाक मिशन। लेकिन अगर आप खुद की मेहनत से आगे बढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा आज़ादी मिलती है। मेरे लिए ये सौदा बिल्कुल साफ था, या तो परिवार के आदेश मानो और सुविधा लो, या खुद का रास्ता चुनो और जिम्मेदारी भी उठाओ। मैंने तय किया कि मुझे अपनी किस्मत खुद तय करनी है, इसलिए मैं जैसा सिटी आ गई। देव और बाकी अब समझ गए थे कि लकीशा ने जैसा सिटी क्यों चुना। लगता है कि बड़े घरों के बच्चों के पास भी कई बार विकल्प नहीं होते, देव ने कहा। हालांकि उसमें कोई सहानुभूति नहीं थी। आखिरकार चाहे जैसा भी हो, उनका शुरुआती बिंदु आम लोगों से कहीं ऊंचा था।
सड़कें सबके लिए खुली हैं, लेकिन कुछ लोग रोम में पैदा होते हैं और बाकी वहां पहुंचने के लिए जिंदगी खपा देते हैं। अचानक बाहर से शोरगुल सुनाई दिया। ऐसा लगा कि कोई कर्मचारी किसी को अंदर आने से रोक रहा था, लेकिन उसे डांट पड़ी। लेकीशा ने भौहें सिकोड़ी। उसे आज खास तौर पर कहा गया था कि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर न आए। फिर एक महिला अंदर दाखिल हुई, काली बैकलेस ड्रेस, ऊंची एड़ी की सैंडल और गले में सुनहरे सांप की आकृति वाला हार। उसके साथ 3 और नौजवान थे। वो महिला जैसे ही अंदर आए, उसकी तीखी नज़रें बाग के हर कोने में घूमने लगीं, जैसे शिकार ढूंढ रही हो। देव पर उसकी नज़र पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठीं। मैडम लेकीशा, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर क्वीनमैन मैडम किसी की नहीं सुनती। मैं उन्हें रोक नहीं पाया, एक स्टाफ मेंबर ने दुखी स्वर में कहा। लेकीशा ने जैसे ही उस महिला को देखा, सब समझ गई। उसने बस हाथ उठाकर कर्मचारी को जाने का इशारा किया। प्रियंका दीदी, आज मैं यहाँ मेहमानों की मेज़बानी कर रही हूँ। कुछ ज़रूरी बात है क्या? श्रुति ने भौहें चढ़ाते हुए उस काले बैकलेस ड्रेस में खड़ी महिला की ओर देखा। प्रियंका मुस्कुराए और अपनी नज़र देव से हटाकर श्रुति पर टिकाए। मेरी प्यारी बहन, बचपन में तो हम बहुत करीब थे। अब ऐसा व्यवहार क्यों, जैसे कोई अजनबी हूँ? तुम कब से घर लौटी हो, लेकिन अब तक मुझसे मिलने भी नहीं आई। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अलग हूँ। जब पता चला कि तुम मेहमानों से मिल रही हो, तो तुरंत मिलने चली आई। ये कहते हुए वह ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर सीधी देव की ओर बढ़ी और बिना किसी हिचक के उसके बगल की कुर्सी पर बैठ गई। उसने एक हाथ देव के कंधे पर रखा और धीरे से उसकी ओर झुक गई। देव ने एक नज़र डाली और उसके पास बैठे हुए एक मोहक दृश्य को अनदेखा करना मुश्किल पाया। हेलो देव, मेरा नाम प्रियंका है। वो देव को ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई शिकार हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी आक्रामकता थी। देव कुछ कहता उससे पहले ही श्रुति अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और प्रियंका की ओर तीखी निगाहों से देखने लगी। दीदी, ये मेरे दोस्त हैं, ज़रा लिहाज करिए। क्या मैंने कोई बदतमीजी की? मैं तो बस दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम्हें ऐतराज़ है क्या? प्रियंका का चेहरा श्रुति की ओर था, लेकिन उसकी आंखें लगातार देव पर टिकी थीं। उसकी तीखी निगाहें और मुस्कुराहट माहौल को असहज बना रही थीं। राहुल और विक्रम ने एक दूसरे की ओर देखा। ये लड़की तो हद से ज्यादा तेज निकली। क्या ये सचमुच उनके बॉस को फंसाने की कोशिश कर रही थी? श्रुति का चेहरा गुस्से से तपने लगा। देव ने हल्की मुस्कान के साथ प्रियंका के हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए शांत स्वर में कहा, हम अभी एक दूसरे से ज्यादा परिचित नहीं हैं। इतना करीब आना ठीक नहीं। हर जान पहचान की शुरुआत अनजानेपन से होती है। कुछ बार मिलेंगे तो सब परिचित हो जाएगा। प्रियंका ने अपना हाथ हटाया, लेकिन उसके नाखून देव की हथेली को हल्के से छूते हुए फिसल गए। राहुल ने चाय का घूंट लेते हुए अचानक हंसी रोक न पाने के कारण चाय उगल दी। ये तो सीधा इशारा था, वो बुदबुदाया। विक्रम के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान तैर गई। उसने जिंदगी में ऐसा खुलकर बोलने वाली लड़की शायद ही देखी हो। और ये कोई मामूली लड़की नहीं थी, श्रुति की ही रिश्तेदार थी, यानी प्रभावशाली परिवार से। फिर भी ऐसा व्यवहार। श्रुति ने गुस्से में कहा, दीदी, अगर आपने और किया तो मुझे सच में बुरा लगेगा। अच्छा, क्या तुम डर रही हो कि मैं तुम्हारा पसंदीदा लड़का छीन लूं? लेकिन शायद मैं वाकई छीन लूं। प्रियंका की हिम्मत अब सबकी कल्पना से बाहर हो चुकी थी। वह एक कदम आगे बढ़ी, झुकी और देव के गाल पर एक हल्का चुंबन देकर लाल लिपस्टिक का निशान छोड़ दिया। देव, मुझे तुम पसंद हो। मैं फिर मिलने आऊंगी। वो हंसती हुई उठी, उस निशान को देखकर मानो खुद पर खुश हो, और बगीचे से बाहर निकलने लगी। उसके साथ आए 3 युवक युवतियां भी उसके पीछे हो लिए। लेकिन जाते जाते वो एक बार रुकी, मुनी और श्रुति से कहा, श्रुति, चिराग लौट आया है। शायद वो जल्दी ही तुमसे मिलने आए। फिर वह बिना कोई जवाब सुने तेजी से वहां से निकल गई। दीक्षा की आंखों में नापसंदगी की झलक थी जब उसने अपनी बहन की बात सुनी। हाय राम, दीक्षा दी, तुम्हारी ये बहन कितनी बेबाक है। आते ही बॉस को चूम लिया और फिर खुलेआम इजहार भी कर दिया। शिवम ने मुंह बिचकाया और सामने बैठे देव को देखकर मुस्कुराया, जो होंठों से लिपस्टिक साफ कर रहा था। देव भाई तो बड़े बेरहम निकले, कोई भाव ही नहीं दिया। दीक्षा की बहन सुंदर भी है और अमीर भी। अगर कोई ऐसी लड़की मुझसे इजहार करती तो मैं तो उसी वक्त मान जाता। क्या कहावत है, जवानी से ज्यादा जरूरी है अमीर लड़की के साथ रहना। तुम तो अपना मौका गंवा बैठे। दीक्षा ने उसे घूरते हुए कहा, तेरा तो मरना तय है। कोई भी चीज़ यूं ही नहीं मिलती। मेरी बहन का मामला बड़ा उलझा हुआ है। जो उसे छेड़ेगा वो 10 जन्म में भी नहीं बचेगा। शिवम के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी खतरनाक? देव और अर्जुन ने भी दीक्षा की ओर देखा, जैसे जानना चाह रहे हों कि बात क्या है। दीक्षा ने चुप रहकर कुछ पल सोचा, फिर गहरी सांस लेकर बोली, बेचारी है वो, पर मैं सब कुछ नहीं बता सकती। कहने का मतलब यही है कि उसकी जिंदगी में बहुत परेशानी है। बेहतर होगा कि ज़्यादा नज़दीकी न रखो, वरना पछताने का वक्त भी नहीं मिलेगा।
देव और उसके साथी समझ गए कि ये दीक्षा के परिवार से जुड़ा कोई गंभीर मसला है, इसलिए उन्होंने और कुछ नहीं पूछा। वे फिर से चाय पीने लगे, लेकिन इस बार शांति की कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? बाहर से कड़कती आवाज़ आए और उसके बाद चीखें। एक काले कॉम्बैट ड्रेस में एक युवा अंदर आया, जिसकी पीठ पर भाला टंगा था और चेहरे पर गुस्से की परछाई थी। उसके पीछे 4 और लड़ाके थे, सबकी आंखों में जंग का जुनून और शरीर पर खून की गंध। दीक्षा ने बाहर की चीखें सुनी तो समझ गई कि इस लड़के ने स्टाफ को घायल कर अंदर घुसपैठ की है। चेतन, ये क्या कर रहे हो? ये क्लब हमारे परिवार की संपत्ति है, तुम्हारी ये हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेतन ने दीक्षा की बात अनसुनी कर दी। उसकी निगाह देव, अर्जुन और शिवम पर टिकी थी। ये लोग कौन हैं? तुम्हें इससे क्या लेना देना? दीक्षा ने चिढ़ते हुए कहा। तुम मेरी मंगेतर हो, तुम्हारे आसपास कौन है ये मेरा हक है जानना। चेतन की आवाज़ सख्त थी। मैं कब तुम्हारी मंगेतर बनी? मैंने तो कभी यह रिश्ता स्वीकार ही नहीं किया। मत भूलो, हमारे परिवार के नियमों के मुताबिक अगर मैं अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर लूं तो शादी के फैसले खुद ले सकता हूं। दीक्षा ने शांत लेकिन ठंडी आवाज़ में कहा। चेतन ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हारे ख्याल, तुम्हारा परिवार कुछ मायने नहीं रखते। जो मुझे चाहिए मैं उसे पाकर रहूंगा। तुम्हें लगता है कि एक छोटे से शहर में जाकर तुम कुछ बदल लोगी? तुम मेरी हो और रहोगी। ये सच्चाई कोई नहीं बदल सकता, न तुम्हारा पिता, न कोई और। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है, और तुम अब चुपचाप किस्मत मान लो। दीक्षा का चेहरा गुस्से और डर से कांपने लगा। वो जानती थी कि चेतन अगर जिद पर आ जाए तो उसे कोई रोक नहीं सकता। उसके पिता तक शायद कुछ न कर सकें। लक्ष्यपुर बेस सिटी में ली परिवार भले ही ताकतवर था, लेकिन चेतन का परिवार उससे कई गुना बड़ा था और उनका साथ तोड़ना पूरे ली परिवार के लिए खतरा बन सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, ली परिवार के कई सदस्य चेतन को एक प्रतिभाशाली योद्धा मानते थे जो भविष्य में परिवार के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता था। लेकिन दीक्षा को पता था कि चेतन उससे शादी उसके प्रति प्रेम के कारण नहीं, बल्कि ली परिवार से मिलने वाले फायदे के लिए करना चाहता है। वह इस साये से दूर भागकर खुद के दम पर जिंदगी जी रही थी, लेकिन अब फिर वही साया सामने खड़ा था। देव, अर्जुन और शिवम ने सब कुछ सुन लिया। वे समझ गए कि दीक्षा चेतन की मंगेतर नहीं है और ना ही बनना चाहती है। वे तीनों एक साथ खड़े हो गए और उनकी निगाहें चेतन पर तन गईं। क्या अब मुझ पर हमला करोगे? चेतन ने हंसते हुए कहा। मुझे समझ आ गया है कि तुम कौन हो। जब दीक्षा ने जागृत योद्धा बनकर शार्प ब्लेड स्क्वाड ज्वाइन की थी, तब से मैंने उस टीम के बारे में पता लगाया है। तुम सब उसी टीम के सदस्य हो, उसने घमंड से कहा। अब मेरी तरफ से फैसला हो गया है। आज से दीक्षा तुम्हारी टीम छोड़ रही है। तुम सब तुरंत लक्ष्यपुर छोड़कर जनकपुर लौट जाओ। आधी रात तक क्यों मिल रही है? अगर सुबह तक तुम यहीं रहे तो अपनी लाश तक नहीं पहचान पाओगे। देव, अर्जुन और शिवम ने एक भी शब्द नहीं कहा। उन्होंने सीधे चेतन पर हमला कर दिया। देव को यह उम्मीद नहीं थी कि अंशुमान और उसके साथी सचमुच हमला कर देंगे, लेकिन भले ही वे हमला करते उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उसने रिया की स्थिति की जांच की थी, तब उसे पता चला था कि रिया एक ऐसे दल में शामिल हो गई थी जिसमें ज्यादातर नवोदित जागृत योद्धा थे। वह निश्चिंत था कि देव और उसके साथी केवल जागृति स्तर के योद्धा होंगे। वह हाल ही में जंगलों में था, इसलिए उसे देव की वर्तमान स्थिति की कोई जानकारी नहीं थी। इन्हें खत्म करो, अंशुमान ने ठंडे स्वर में कहा। उसके पीछे खड़े भालेधारी दस्ता के 4 योद्धा तुरंत देव और उसके साथियों पर टूट पड़े। ये चारों योद्धा असाधारण स्तर के थे। उनके शरीर से निकली मूल शक्ति की लहरें तूफान की तरह फैलीं। पूरा बाग हिल उठा और फूलों की पंखुड़ियां उड़ने लगीं। उनके शरीर से झलकती हत्या की लालसा किसी युद्धभूमि की याद दिला रही थी। लेकिन इससे पहले कि वे पूरा हमला कर पाते, एक लोहे की सी चमकती मुट्ठी उनके सामने आ गई। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे बचना चाहते थे, लेकिन देर हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति से सुरक्षात्मक कवच बनाए, पर वे सब कागज की तरह चकनाचूर हो गए। धड़ाम, 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 एक एक कर चारों असाधारण योद्धा उस भूसे की मार से झुकते हुए जमीन पर गिरे और बुरी तरह घायल हो गए। यह क्या? अंशुमान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह समझता था कि देव एक मामूली जागृत योद्धा है और उसके 4 साथी कुछ ही पलों में उसे खत्म कर देंगे। पर सामने क्या था? उसके चारों साथी एक झटके में धराशायी हो गए थे। अब ये साफ था कि देव कोई साधारण जागृत योद्धा नहीं था, वह एक असाधारण स्तर का योद्धा था, और वह भी बेहद ताकतवर। लेकिन अंशुमान कोई नौसिखिया नहीं था। उसने जंगलों में कई साल बिताए थे। उसने खुद को तुरंत संभाला। उसने पीठ पर टंगी मिश्रधातु भाले को खींचा, जिस पर सुनहरी मूल शक्ति की परत चढ़ी थी। जैसे ही देव पास आया, 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, अचानक अंशुमान ने बिजली की रफ्तार से भाला चलाया। देखते ही देखते आकाश सुनहरी रेखाओं से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की किरणें धरती पर बरस रही हों। पूरी बगिया सुनहरे प्रकाश से जगमगा उठी।
देव ने उसकी चाल देखी और बोला नहीं, बस एक सीधा घूंसा मारा। बूम! उसके घूंसे से सारी सुनहरी रेखाएं टूट गईं और उनकी शक्ति से बाग का मंडप उड़ गया, जमीन पर दरारें पड़ गईं, पेड़ पौधे चूर चूर हो गए। लिंगराज, श्याम और रिया को जैसे ही अंदेशा हुआ, वे तेजी से कोने में भागे। जब सब कुछ शांत हुआ तो पूरा बगीचा ध्वस्त हो चुका था। अंशुमान एक घुटने के बल गिरा हुआ था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका भाला 2 टुकड़ों में टूट चुका था। क्या यही है कप्तान की असली ताकत? रिया ने चौंकते हुए पूछा। लिंगराज और श्याम ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्की हंसी में सिर हिला दिया। उन्हें महसूस हुआ कि वे अब देव के युद्ध में हस्तक्षेप तक नहीं कर सकते। अगर वे ना हटते तो शायद झटके से ही बुरी तरह घायल हो जाते। लिंगराज, लगता है हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम बॉस का बोझ नहीं बन सकते। हाँ, लिंगराज ने गंभीरता से सिर हिलाया। तू इतना ताकतवर कैसे हो गया? अंशुमान हकबकाया हुआ देव की ओर देख रहा था। वह जानता था कि तेजधार दल के सदस्य केवल जागृत योद्धा थे। ये सब बस 2 महीने पहले की बात थी। लेकिन अब देव ने कुछ नहीं कहा। वह आगे बढ़ा और अंशुमान के चेहरे पर पैर रखकर उसे जमीन में धंसा दिया। तूने मेरी शक्ल पे पैर रखा? अंशुमान चीख पड़ा। देव ने चेहरा सपाट रखा और पूरे जोर से पैर रखा। अंशुमान की आधी देह जमीन में धंस गई। इसके बाद देव ने उसके हाथ पांव कुचल दिए। अंशुमान अब दर्द से चीख पड़ा। अब कुछ बाकी है। देव ने उसके कमर की ओर देखा और एक लात मारी। धप! कुछ टूटने की आवाज आई। खून पैंट से फैल गया। अंशुमान बेहोश हो गया। बॉस, आप तो बहुत ही खतरनाक हो। श्याम का शरीर कांप गया। रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह दूसरी ओर देखने लगी। रिया, अब तो मैं उसे पूरी तरह नपुंसक बना चुका हूं। अब भी अगर शादी का प्रस्ताव रहेगा तो मैं उसकी कमर भी काट दूंगा। कप्तान, बस कीजिए। रिया दौड़कर आए और देव को रोका। अब वह अपाहिज है और मैं उसे शादी से मना करने का ठोस कारण दे सकती हूं। जो परिवार अब शायद हमसे बैर ना ले, क्योंकि अपाहिज की कोई कीमत नहीं रहती। उसने अंशुमान को घसीटते हुए उसके दलवालों के सामने फेंका। इसे ग्रीन वाइन क्लब से फौरन ले जाओ, वरना आज कोई बाहर नहीं जाएगा। चारों चुपचाप अंशुमान को उठाकर वहां से चले गए। उनके जाते ही रिया गंभीर हो गई। देव ने अंशुमान को अपाहिज कर दिया था। वह खुश थी, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। लेकिन समस्या अभी बाकी थी। अंशुमान कोई आम आदमी नहीं था। उसके पीछे था गुवाहाटी बेस सिटी का नामीचू परिवार, और वे बदला जरूर लेंगे। देव ने जब रिया को चिंतित देखा तो वह तुरंत समझ गया कि वह क्या सोच रही है। रिया, तुम्हें क्या लगता है चौधरी परिवार की तुलना में वर्मा परिवार और मेहता परिवार कितने शक्तिशाली हैं? रिया कुछ क्षण सोचती रही, फिर बोली, मुझे नहीं लगता कि चौधरी परिवार वर्मा या मेहता परिवार के बराबर होगा। देव मुस्कुराया। मैं पहले ही वर्मा और मेहता दोनों परिवारों को नाराज कर चुका हूं। अब अगर चौधरी परिवार भी नाराज हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा? रिया समझ गई कि देव उसे यह जताना चाहता था कि उसे अब एक और दुश्मन की परवाह नहीं है। लेकिन वर्मा और मेहता परिवार पश्चिम के हैं, उनकी ताकत वहां केंद्रित है। जबकि चौधरी परिवार यहीं गुवाहाटी बेस सिटी में है, स्थानीय प्रभावशाली शक्ति है। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। देव ने हल्के से रिया के कंधे पर हाथ रखा। रिया ने जब देव की लापरवाह मुद्रा देखी तो वह हल्का सा मुस्करा दी। कप्तान, आप वाकई निडर हो। आपने वर्मा, मेहता, लिंग, चौधरी जैसे बड़े बड़े परिवारों से पंगा लिया है और फिर भी एक पल को भी विचलित नहीं हुए। अगर मैं होती तो अब तक घबरा चुकी होती। जो सामने आएगा उसका सामना करेंगे। डरने का क्या फायदा? अगर वक्त मिले तो ताक बढ़ाने की सोचो। देव ने शांत भाव से कहा। चाहे रिया हो, रोहित हो या अर्जुन, सभी देव की मानसिकता से प्रभावित थे। बगीचा अब उजड़ चुका था। बात करने का ये स्थान अब उपयुक्त नहीं था। ऊपर से देव ने चौधरी चंदन को नपुंसक बना दिया था, जिससे बात की गंभीरता और बढ़ गई थी। रिया अब बात करने के मूड में नहीं थी। वह तुरंत घर लौटना चाहती थी ताकि अपने पिता से मिलकर देव की सुरक्षा की गुहार लगा सके। देव और बाकी 2 लोग वापस वॉशिंगटन होटल लौटे। डोनफेंग प्रिया पहले ही रोहित और अर्जुन के लिए कमरे बुक करवा चुकी थी। वे दोनों सीधे जाकर आराम करने लगे। देव बुदबुदाया, दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, लगता है ताकत बढ़ाने का समय आ गया है। उसने लॉकर से शेष 30 हाई-टियर जेनेटिक न्यूट्रिएंट इंजेक्शन निकाले और एक एक कर शरीर में लगाए। कुछ ही देर बाद उसने अपनी एट्रीब्यूट बोर्ड की तरफ देखा। नाम, देव, शुरुआती असाधारण योद्धा, जीवन ऊर्जा 660, गुणांक बिंदु 1461, असाधारण शक्ति 10% अपग्रेड योग्य, नवचंद्र रक्तरेखा, जागृति 1% अपग्रेड योग्य, ब्रीदिंग तकनीक एस रैंक स्तर 42, अंधकार रूप, विश्व विनाश SS रैंक स्तर 1, समुद्र तोड़ना, अत्यधिक टाइटेनियम स्वर्ण शरीर एस रैंक स्तर 5, मानव चरम शरीर, प्रेत छाया एस रैंक स्तर 7, ध्यान तकनीक A रैंक प्रारंभिक स्तर,
देव का उद्देश्य स्पष्ट था, असाधारण शक्ति को बढ़ाना। उसने बस सोचा, अपग्रेड करो। अगले ही क्षण उसकी पूरी एट्रीब्यूट बोर्ड चमकने लगी और जानकारी धुंधली हो गई। उसकी त्वचा लाल हो गई और शरीर में छिपे जीवन तत्व जाग उठे। नवजागृत ऊर्जा ने उसके शरीर की कोशिकाओं, मांसपेशियों, हड्डियों, नाड़ियों को मजबूत करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में प्रक्रिया पूरी हो गई। नई जानकारी इस प्रकार थी। नाम, देव, शुरुआती असाधारण योद्धा, जीवन ऊर्जा 700, गुणांक बिंदु 461, असाधारण शक्ति 20% अब और अपग्रेड नहीं हो सकती। देव को महसूस हुआ कि उसकी शारीरिक शक्ति पहले से दोगुनी हो चुकी थी। हालांकि परिणाम से वह संतुष्ट था, फिर भी वह जानता था कि वह अब भी शुरुआती स्तर का असाधारण योद्धा है। ये सोचकर उसके भीतर फिर से बेचैनी जागी। अब और न्यूट्रिएंट खरीदने होंगे। देव ने बिना देरी किए योद्धा बाजार खोला और 200 हाई-टियर जेनेटिक न्यूट्रिएंट खरीद डाले। हर एक की कीमत 1 करोड़ थी। 200 इंजेक्शन के लिए उसे 200 करोड़ खर्च करने पड़े। उसके खाते में पहले 341.54 करोड़ थे, अब शेष बचा केवल 141.54 करोड़। देव ने सोचा, 200 इंजेक्शन से मेरी असाधारण शक्ति 100% तक पहुंच सकती है। जल्द ही बाजार कर्मी इंजेक्शन लेकर आ गए, लेकिन देव अभी नया इंजेक्शन नहीं लगा सकता था। उसे अगला दिन इंतजार करना पड़ा। गुवाहाटी सिटी सिविल अस्पताल में चौधरी बोयंग अपने बेटे को देखकर क्रोधित था। पास ही एक संभ्रांत महिला बेटे के सिरहाने बैठी रो रही थी। बोयंग, उस देव ने बहुत घिनौना काम किया है। उसने चंदन के हाथ पैर तोड़ दिए और उसे नपुंसक बना दिया। अब हम चुप नहीं बैठ सकते। चिंता मत करो। चौधरी बोयंग की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। चाहे वह देव हो या रिया, दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे बेटे पर हाथ डालने की हिम्मत की है, अब उन्हें जीने नहीं दूंगा। अच्छा है। महिला ने सिर हिलाया और फिर चिंता से पूछा, क्या चंदन ठीक हो पाएगा? मैंने उसके लिए जीवन जल मंगाया है। हाथ पैर तो शायद ठीक हो जाएंगे, लेकिन कमर नीचे का हिस्सा देव ने मांस के लोथड़े में बदल दिया है। देखना होगा कि कितना संभव है। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति उनके सामने प्रकट हुआ। बोयंग, हमने उस लड़के देव के बारे में जानकारी निकाली है। वह एक साधारण परिवार से है। उसका बचपन झारखंड के एक जुगी इलाके में बीता। वह झारखंड सिटी के 5वें स्कूल में पढ़ता था। उसकी एक बहन भी है। उसका क्लास टीचर था ली गिरी, जो ली परिवार से है। ली गिरी ने उसे 3 साल गंभीरता से पढ़ाया था। ली गिरी। बोयंग थोड़ा चौंका। हाँ, पर सिर्फ शिक्षक छात्र का रिश्ता था। ज़्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए। फिर भी ली गिरी का भविष्य है मानव युद्ध देव बनने का, लेकिन अभी वह उस स्तर पर नहीं पहुंची है। और 1 महीने पहले देव ने युद्ध कुल्हाड़ी विभाग ज्वाइन किया और चंद्रा बाजपेयी की नज़र में आया। उन्होंने उसे प्रकृति स्कूल के अधीक्षक हो शशांक और आत्मा स्कूल के अधीक्षक फुयान से मिलवाया। बोयंग का चेहरा गंभीर हो गया। इतने बड़े बड़े लोगों से संबंध हैं उसके। और भी कुछ? हाँ, गुवाहाटी बेस सिटी आने के बाद वह डोंगफेंग प्रिया और फिर यांग झंझन से मिला। बोयंग का चेहरा काला पड़ गया। ली गिरी, चंद्रा बाजपेयी, डोंगफेंग प्रिया, यांग झंझन, ये सभी बहुत ताकतवर लोग थे। एक अकेला ही सिरदर्द होता, और देव ने सभी से संबंध बना लिए। लेकिन उसने जितनी जल्दी दोस्त बनाए, उससे कहीं ज्यादा दुश्मन बना लिए हैं। वर्मा, मेहता, लिंग और अब चौधरी परिवार। बूढ़ा व्यक्ति सारी जानकारी दे चुका था। बोयंग की आंखों में चमक आ गई। इतने दुश्मन, इसका मतलब वे सब मिलकर देव को खत्म कर सकते हैं। चाहे उसके कितने भी संबंध हों, इतने शत्रुओं से उसे बचाना आसान नहीं होगा। बोयंग ने फैसला लिया कि अब उसे तुरंत कदम उठाना होगा। ग्रीन वाइन क्लब में जो कुछ भी हुआ, वह अमरावती बेस सिटी में जंगल की आग की तरह फैल गया। सभी प्रमुख शक्तियों और परिवारों को इसकी खबर लग चुकी थी। अमरावती के ऊपरी प्रशासनिक वर्ग स्तब्ध थे। चौहान परिवार का गर्व, चिराग चौहान, जिसकी परवरिश वर्षों से खास देखरेख में की गई थी, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई थीं और उसे नपुंसक बना दिया गया था, वो भी मल्होत्रा परिवार के ग्रीन वाइन क्लब में। ये घटना तूफान खड़ा कर सकती थी। जल्द ही उस व्यक्ति की पहचान सामने आ गई जिसने हमला किया था। तो यह वही देव था। अब समझ में आया कि चिराग चौहान इतनी बुरी तरह क्यों हारा। भले ही चिराग एक प्रतिभाशाली योद्धा है, मगर देव तो वो चमत्कारी योद्धा है जिसने एक्सट्रीम ग्रेड बेस्टियल एरेना में 50 लगातार जीतें हासिल की हैं। लोगों ने जब जाना कि देव ही था जिसने हमला किया, तो उन्हें चिराग की हार एकदम जायज़ लगी। देव चाहे जितना भी प्रतिभाशाली हो, पर उसने जल्दबाजी कर दी। चौहान परिवार कोई आम खानदान नहीं है। अब उसने उन्हें नाराज किया है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। किंतु ये भी हो सकता है कि उसके पीछे कोई शक्तिशाली गुप्त संगठन हो। ऐसे शीर्ष योद्धा अक्सर किसी न किसी ताकतवर संस्था से जुड़े होते हैं। अब पूरा अमरावती प्रशासन इस टकराव के नतीजों पर नजर गड़ाए था। एक और था देव, एक रहस्यमयी पृष्ठभूमि वाला चोटी का प्रतिभाशाली योद्धा।
दूसरी ओर था चौहान परिवार, अमरावती के सबसे पुराने और ताकतवर घरानों में से एक। युद्ध रोचक था, लेकिन ज्यादातर लोग यही मानते थे कि चौहान परिवार विजयी होगा। चौहान वर्षों से अमरावती पर शासन कर रहा था, उनके पास अनेकों दिग्गज थे। देव चाहे जितना भी प्रतिभाशाली हो, अंततः वह अकेला था, और अकेले प्रतिभा रखने वाला युवा उस वक्त तक खतरा नहीं बनता जब तक वह पूरी तरह से ताकतवर न बन जाए। मल्होत्रा परिवार में खबर तुरंत पहुंच गई थी। हालांकि रात काफी बीत चुकी थी, पर मल्होत्रा हवेली के सभागार में रोशनी अब भी जल रही थी। परिवार के कई वरिष्ठ सदस्य एकत्रित थे, जिनमें कुलपति मल्होत्रा, ललित मल्होत्रा भी शामिल थे। ये सब क्या बेहूदी है? लीला मल्होत्रा के चाचा शंकर मल्होत्रा ने मेज पर जोर से हाथ मारते हुए कहा। उन्होंने लीला को घूरते हुए पूछा, कौन है ये तुम्हारा दोस्त जो जाकर चिराग से भिड़ गया, हड्डियां तक तोड़ दी? क्या तुम्हें नहीं पता कि चौहान और मल्होत्रा परिवारों के रिश्ते कितने पुराने हैं? लीला ने शांत स्वर में कहा, चाचा जी, कप्तान की कोई गलती नहीं। चिराग ने पहले धमकी दी थी कि अगर देव और उसके साथी रात 12 बजे तक शहर न छोड़ें तो वे सभी लाशों में बदल जाएंगे। कप्तान ने मेरे लिए खड़ा होना चुना। तुम्हारे लिए खड़ा होकर उसने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया। ये तुम्हें समझ में नहीं आता। एक और सदस्य ने कटाक्ष किया, कोई तो है जो परिवार की भलाई नहीं चाहता। उसे तो चौहान से शादी करनी थी, जिससे मल्होत्रा परिवार को फायदा मिलता, मगर वो तो भाग गई और अब बाहरी लोगों से मिलकर चिराग को ही बर्बाद कर दिया। अब जब वो अपाहिज हो गया है तो शादी से इनकार का बहाना भी मिल गया, पर हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लीला की आंखें नम थीं। उसने अपने दादा ललित मल्होत्रा और पिता के भाई देवेंद्र मल्होत्रा की ओर देखा। दादाजी, हमारे परिवार का नियम तो ये था कि जो अपने पैरों पर खड़ा है वो अपने विवाह और काम के निर्णय स्वयं ले सकता है। देवेंद्र मल्होत्रा ने खांसते हुए कहा, लीला, विवाह की बात बाद में करेंगे। अभी पहले ये देखें कि देव के कारण हमें क्या जोखिम उठाना पड़ सकता है। ललित मल्होत्रा ने लीला के दादा हरिशंकर और पिता मनमोहन मल्होत्रा से पूछा, तुम दोनों क्या सोचते हो? हरिशंकर बोले, अब जब चिराग अपाहिज हो गया है तो चौहान परिवार शायद रिश्ता न तोड़े। टूटने से दोनों पक्षों को नुकसान होगा। मनमोहन बोले, जो भी हो, देव ने हमारा साथ दिया है। अगर हम उसका साथ न दें तो हमारा मान सम्मान जाएगा, और ऐसे शीर्ष प्रतिभाशाली योद्धा भविष्य के मानव युद्धदेव बन सकते हैं। हमारे परिवार में तो कोई युद्धदेव नहीं, लेकिन यदि हम किसी भविष्य के युद्धदेव के मित्र बन जाएं तो भी हमें लाभ होगा। ललित और देवेंद्र ने ये सुनकर सिर हिलाया, मगर शंकर को ये तर्क पसंद नहीं आया। ये सब संभावना है, शीर्ष प्रतिभा होना अलग बात है, युद्धदेव बनना अलग। और ऊपर से देव ने सिर्फ चौहान ही नहीं, लिंगम, अर्नेस्ट, मेडिसी और यहाँ तक कि जयपुर के बंसीलाल परिवार को भी दुश्मन बना लिया है। क्या तुम सोचते हो ये लोग उसे जिंदा छोड़ेंगे? अब सभी गंभीर हो गए। बहुतों ने पहली बार जाना कि देव इतने दुश्मनों से घिरा है। कुछ लोगों ने तो ये तक सुझाव दिया कि देव को पकड़कर चौहान और अन्य परिवारों को सौंप दिया जाए, ताकि मल्होत्रा परिवार संकट से बच जाए और साथ ही उन शक्तिशाली परिवारों से रिश्ते और प्रगाढ़ हो जाएं। थोड़ी देर चुप्पी के बाद ललित बोले, हमारा परिवार इस मामले में तटस्थ रहेगा। न किसी का साथ देंगे, न विरोध करेंगे। हरिशंकर और मनमोहन ने मजबूरी में सहमति दी। लीला को यह निर्णय थोड़ी निराशा दे गया। उसने अपने पिता और दादा को मना लिया था, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य नहीं माने। कम से कम तटस्थता रखी गई, जिससे वह देव से शर्मिंदा होने से बच गई। वहीं दूसरी ओर लीला की बहन लक्ष्मी की आंखों में चमक थी। वह देव की इस हरकत से बहुत प्रभावित थी। जैसे मैंने सोचा था वही हुआ। यही है वो इंसान जो मेरी किस्मत बदल सकता है। देव, अब तो तुम मेरे हो। वह मुस्कराए और अपने होंठ चाटते हुए मन ही मन बुदबुदाए। देव ने एक और ताकतवर परिवार को नाराज कर दिया था। बेटलेक्स मार्शल आर्ट स्कूल में खबर मिलते ही चंद्रबाजू ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। लगता है हर बड़ा जीनियस मुसीबत को बुलावा देने में माहिर होता है, वह बुदबुदाया। लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संयमित कर लिया। बीते दिनों में दानव मानव से जुड़ी घटनाओं के आगे यह मामूली बात थी। चूंकि देव के अंदर वही सामर्थ्य था जो एक युग को बदल सकता है, जैसे दानव मानव, ड्रैगन, सूर्यदेव या चंगा साहा, तो चंद्रबाजू ने तय कर लिया था कि देव पर आने वाली हर मुसीबत वह खुद उठाएगा, और अगर उससे ना संभली तो उससे बड़े लोग इसका भार उठाने को तैयार थे। मुझे याद है कि देव गुवाहाटी बेस सिटी सिर्फ ली किंजल की जन्मदिन पार्टी में हिस्सा लेने आया है। लगता है पार्टी कल है। मुझे भी ली परिवार जाना चाहिए। इधर डोनफांग मीनाक्षी और यामिनी जैनन को भी खबर मिली तो वे भी चुप हो गईं। लेकिन वे भी तय कर चुकी थीं कि वे कल ली किंजल की पार्टी में देव के समर्थन में शामिल होंगी। इसी बीच एक रहस्यमयी महिला, जिसकी काया धुएं से घिरी थी, एक गगनचुंबी इमारत की बालकनी से ली परिवार की दिशा में देख रही थी। उसकी आंखों में रहस्यमयी मुस्कान थी। रात तेजी से बीती। गुवाहाटी बेस सिटी के कुलीन वर्ग को पता था कि आज ली किंजल का जन्मदिन है,
और वह देव की मित्र थी, इसलिए देव का आना लगभग तय था। इसीलिए सबकी नज़रें आज रात की उस पार्टी पर टिकी थीं। खासकर इसलिए कि यह भी अंदाज़ा था कि आज ही देव से बदला लेने के लिए चौहान परिवार हमला कर सकता है। पूरा दिन देव ने अपने कमरे में बंद रहकर साधना में बिताया। रात होते ही उसने 30 उच्च श्रेणी के जेनेटिक पोषण इंजेक्शन लगाए। इस बार उसने अपनी विशिष्ट शक्ति यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को बढ़ाने के लिए गुणांक बिंदुओं का उपयोग किया। नाम: देव, मध्यम स्तर का विशिष्ट योद्धा, जीवन ऊर्जा 800, गुणांक बिंदु 102, विशिष्ट शक्ति 40%, नवचंद्र रक्त रेखा 1%, आधार श्वास तकनीक एस श्रेणी स्तर 42, अंधगर्त रूप, संसार विनाश तकनीक SS श्रेणी स्तर 1, अत्यंत टाइटेनियम स्वर्ण देह एस श्रेणी स्तर 5, मानव चरम देह, मृगतृष्णा एस श्रेणी स्तर 7, रत्न स्तूप ध्यान तकनीक ए श्रेणी प्रारंभिक स्तर। इस प्रगति से देव ने अपनी विशिष्ट शक्ति 20% और बढ़ा दी, जिससे उसका बल 2 गुना हो गया। अब वह एक मध्यम स्तर का विशिष्ट योद्धा बन चुका था। उसकी जीवन ऊर्जा भी 700 से बढ़कर 800 हो गई थी। आखिरकार मैं मध्यम स्तर का विशिष्ट योद्धा बन गया हूँ। देव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चमक थी। अब उसकी ताकत पहले से 4 गुना हो चुकी थी और उसका शरीर जो पहले ही मानव चरम देह बन चुका था, अब और भी कठिन बन गया था। मेरी जीवन ऊर्जा अब 800 है और नियंत्रण स्तर के योद्धाओं की न्यूनतम ऊर्जा होती है 1000, यानी मैं बस 200 दूर हूँ। अब मेरी ताकत नियंत्रण स्तर के योद्धाओं से भी ऊपर जा सकती है। घड़ी में रात के 8 बज चुके थे। ली किंजल की पार्टी आधे घंटे में शुरू होने वाली थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। भाई, निकलने का समय हो गया है, पार्टी शुरू होने वाली है, श्याम ने बाहर से पुकारा। हाँ, देव ने जवाब दिया और अपनी तलवार और उपहार लेकर बाहर निकल गया। रात को ली किंजल का बंगला जगमगा रहा था। हालांकि वो ली परिवार की चौथी पीढ़ी की एक सामान्य सदस्य थी, फिर भी आज का आयोजन भव्य था। इस बार ली परिवार के बुजुर्ग ली योगेश्वर, ली प्रताप, ली जीत और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। गुवाहाटी के कई बड़े परिवार भी आए थे। सब जानते थे कि वे असल में ली किंजल के जन्मदिन पर नहीं, बल्कि देव और चौहान परिवार के टकराव को देखने आए थे। बगीचे में 100 मेजें लगी थीं, हर एक पर महत्वपूर्ण लोग विराजमान थे। बाकी लोगों को बस खड़े रहने की इजाज़त थी। ये देख ली किंजल को अनहोनी का आभास हुआ। उसने तुरंत अपने कम्युनिकेशन वॉच से देव, श्याम और ललित को मैसेज भेजा, यहाँ मत आओ, बहुत खतरा है, तुरंत गुवाहाटी छोड़ दो। तभी देव और उसके साथी मेन गेट पर पहुंच चुके थे। भाई, किंजल ने कहा है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्या अब भी अंदर जाना सही होगा? श्याम ने झिझकते हुए पूछा। ललित ने देव की तरफ देखा। उसके कदम देव के फैसले के अनुसार चलने वाले थे। चलो अंदर, क्यों नहीं, चाहे सामने नागफनी हो या बाघ का मुंह, आज मैं जरूर प्रवेश करूंगा। और फिर अब पीछे हटना बेकार है। जो दुश्मन हैं वे पीछा करने से नहीं रुकेंगे। अगर हम झारखंड लौट भी जाएं तो ये मुसीबत वहां भी आ धमकेगी, तो क्यों न यहीं इसका सामना करें, देव ने दृढ़ स्वर में कहा और भीतर बढ़ गया। श्याम और ललित भी उसके पीछे हो लिए। तीक्ष्ण तलवार दल के देव, ललित और श्याम उपस्थित हैं। नाम पुकारते ही सैकड़ों निगाहें उनकी ओर घूम गईं, कुछ हैरान, कुछ उत्सुक, कुछ डरावनी और कुछ मजाक उड़ाती हुई। देव का नाम 3 दिन पहले ही गुवाहाटी बेस सिटी में गूंज चुका था। उसने लगातार 50 जीतें दर्ज की थीं। बीती रात जब चौहान परिवार के चिंतन को उसने अपाहिज बना दिया तो वह और चर्चित हो गया। क्या यही देव है? काफी युवा है, इतनी छोटी उम्र में इतना सब, वाकई दुर्लभ प्रतिभा है। दुर्भाग्य है कि इतने लोगों से बैर ले लिया, शायद आज उसकी शाम बुरी हो। ली योगेश्वर, ली प्रताप, ली जीत सब उसे घूरने लगे। बूढ़े योगेश्वर की आंखें जैसे जम गईं। उनके जहन में एक ऐसा चेहरा कौंध गया जिससे कभी पूरा देश कांप उठता था। बहुत बहुत मिलती जुलती शक्ल। उनके होंठ कान पे और चेहरा सफ़ेद हो गया। कैप्टन, ललित, श्याम, मैंने कहा था कि तुरंत गुवाहाटी छोड़ दो, फिर आए क्यों? ली किंजल दौड़कर आए। उसकी आंखों में चिंता थी। चिंता मत करो, ये बस एक तूफान है, शांति से संभाल लेंगे। देव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो न तो घमंड में था, न दिखावा कर रहा था। दरअसल उसे अभी अभी चंद्रबाजू का संदेश मिला था, आज चाहे जो हो, युद्ध विद्यालय तुम्हारे साथ है। और जब देव के पीछे इतनी ताकत हो तो डर किस बात का? तो रीडर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए देव का यूनिवर्सल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मज़ा आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।